स्वागत है नए वीडियो में। इसमें हम लोग देखेंगे ध्येय आईएएस का टेस्ट नंबर 3 देखेंगे हम लोग यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट नंबर 3, ठीक है, 2025 के लिए। इसका विषय जो है भूगोल है, पर्यावरण है और समसामयिकी है नवंबर 2024 का। इसके पहले T2 और T1 हमने देख लिया है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 है ध्येय आईएएस का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन कौन सा है। और इसके पहले वाले अगर टेस्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप जाके उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी होगी ध्येय आईएएस 2025 के नाम से, ध्येय आईएएस पीसीएस टेस्ट सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहां से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। तो जो इसका पहला क्वेश्चन है वो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि प्रमुख दर्रे हैं और स्थित मार्ग है, तो किस दर्रे में कौन सा मार्ग है उसको हमको बताना है, ठीक है। तो नाथुला है, तो नाथुला सिक्किम में है, याद रखिएगा सिक्किम में है। तो सिक्किम से कौन सा क्या होता है, सिक्किम में तिब्बत जाने का मार्ग हमको मिलता है। तो 4 हो गया यहाँ से। माना दर्रा, जो माना दर्रा होता है उत्तराखंड में, माना दर्रा, तो माना दर्रा कैलाश मानसरोवर जो मार्ग है वो माना दर्रा में आता है, तो 1 हो गया। बड़ा लाचा, तो इसमें जो बड़ा लाचा दर्रा है वो भी हिमाचल प्रदेश में है और रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। तो बड़ा लाचा दर्रा जो है किसको जोड़ता है, तो बड़ा लाचा मंडी से लेह सड़क मार्ग जाते हैं यहाँ से, जो मंडी जहाँ से चुनाव लड़ी कंगना रनौत जीती हैं, सांसद बनी है, तो मंडी लेह सड़क मार्ग जो है जाता है यहाँ पे बड़ा लाचा से। और रोहतांग दर्रा से क्या होता है, रोहतांग दर्रा से मनाली लेह मार्ग जाता है, ठीक है। तो मनाली से लेह वाला जो मार्ग है वो रोहतांग से जाता है। 3 हो गया। तो 4, 1, 2, 3 इसका सही है। 4, 1, 2, 3 इसका ए वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अरावली पर्वत के संबंध में सत्य नहीं है। तो अरावली पर्वत जो है हमारे देश का या सबसे पुराना बलित पर्वत है, उसके बारे में बताना है, क्या सत्य नहीं है इसमें बताना है, ठीक है। तो पहला है यह एक अवशिष्ट पर्वत है। तो ये जो है अवशिष्ट पर्वत है, बहुत पुराना पर्वत है और ये धीरे धीरे कट कट छट के इसका कुछ अवशिष्ट ही मात्र बचा है, तो अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, तो ये भी बात सही है, इसका सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर है। यह दिल्ली से लेकर पालनपुर गुजरात तक फैला हुआ है, तो ये बात भी सही है, यह दिल्ली से लेकर पालनपुर गुजरात तक फैला हुआ है। इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो सह्याद्री के नाम से इसको नहीं जाना जाता, सह्याद्री नाम जो है पश्चिमी घाट का है, पश्चिमी घाट के जो श्रृंखला है उसको हम सह्याद्री कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए डी वाला इसमें गलत है। तो हम असत्य कथन पूछा भी है, सत्य नहीं है पूछा, मतलब असत्य ही पूछा है, तो डी वाला असत्य है इसमें, ठीक है। तो डी आंसर सही होगा इसका। बाकी अरावली के बारे में जो ABC दिया तीनों ही सत्य दिया हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तीसरे नंबर क्वेश्चन है, तो कह रहा है स्थल दिया हुआ, स्थान दिया है और नदी संगम दिया हुआ है। तो देखिए अलकनंदा तो सब में कॉमन होती है, अलकनंदा जो है सब में कॉमन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अलकनंदा है ही नहीं किसी में, या तो पिंडार नहीं होगा या तो भागीरथ नहीं होगा, यहाँ पे एक अलकनंदा अनिवार्य है, क्योंकि अलकनंदा जो कॉमन है सब में, तो इसमें जो है इसमें अलकनंदा नहीं, यही गलत होगा। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, समझ में आता है। देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा का मिलन होता है, ठीक है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है, ये बात सही है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा फिर से मिलती हैं। कर्ण प्रयाग में जो है पिंडार नदी और भागीरथी नहीं मिलती, यहाँ पे अलकनंदा मिलती है, अलकनंदा, इसी वजह से सी वाला गलत है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं। तो एक बात कॉमन है कि अलकनंदा जो है 4वें स्थान पे मिलेंगी, और जिसमें सी वाले में अलकनंदा है ही नहीं, तो इसी सी वाला ही गलत है, तो सी आंसर इसका सही सत्य है। अगला सांभर झील के बारे में क्या सत्य है बताना है, कि सांभर झील के बारे में क्या सत्य है। तो सांभर यह भारत की सबसे बड़ी स्थानीय या स्थलीय नमकीन झील है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारत की सबसे बड़ी स्थलीय नमकीन झील है। स्थलीय झील मतलब कि ये जो है हमारे स्थल में ही है, ठीक है, ये कहीं समुद्र किनारे नहीं है, तो इसी वजह से कह रहा है, तो नमकीन जिले, ये बात बिल्कुल सही है। वर्ष 1990 में इसे रामसर आर्द्र भूमि के तहत शामिल किया गया था, तो ये भी बात सत्य है, दोनों ही सत्य, इसमें सी आंसर सही है, दोनों ही इसके बारे में सही दिया हुआ है। 5वें नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी नहीं है। तो दाएं तट से मिलने वाली नहीं है मतलब कि बाएं तट से मिलती होगी, ठीक है, बाएं से मिलती होगी। तो ये देखिए ऐसे जब हम चलेंगे, ठीक है, तो जब यहाँ पे आप खड़े होंगे, जब नदी नीचे फ्लो कर रही है, तो इस साइड में हमारा बायां होगा, बायां तट, ठीक है, इधर जो होगा दायां होगा। हमारा मुंह जो है इधर है, इस साइड में, तो जब मुंह इधर साइड में है तो जो बायां होगा ये बायां तट होगा, इधर से बायां तट होगा, बायां, ठीक है, बायां तट होगा, इधर वाला जो होगा दायां होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि दायां से मिलने वाली नहीं है, दायां तट से मिलने वाली नहीं है मतलब बायां तट से मिलने वाली नहीं है, मिलने वाली है। तो देखेंगे इसमें आप तो आएंगे तो घाघरा नदी जो है वो बाएं से मिलती है, ठीक है, गोमती भी बाएं से ही मिलती है, और गंडक भी ऊपर से आती है बाएं से मिलती है, मगर सोन नदी जो है दाएं से मिलती है। अब पूछा दाएं से तट से नहीं मिलती है,
ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी है कि इसमें पूछा चाहिए था इसको कि कौन सी नदी गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदी है। ये नहीं नदी नहीं, ये नहीं चाहिए था। ठीक है। तो दाएं तट पे मिलती है सोन केवल इसमें, बाकी घाघरा गोमती ये सब बाएं तट पे मिलती हैं। तो इससे सी आंसर सही होगा इसमें। छठवां है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो एल नीनो एक उप सतही गर्म जलधारा है, तो ये ठीक है। जो पेरू तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है, ये भी बात सही है। दूसरा है कि इसका प्रवाह अध्ययन सर्वप्रथम गिलबर्ट वाल्कर अमेरिका के थे द्वारा किया गया था, तो दोनों ही कथन सही है। असत्य कथन पूछा है तो इसका डी सही है, ना तो एक से ना तो दो, दोनों ही असत्य नहीं है, मतलब दोनों ही सही है। ठीक है। सातवां है क्षोभ मंडल के बारे में बताना है कि क्षोभ मंडल के संबंध में निम्न कथन में से एक सत्य है, वो सत्य क्या है। तो सत्य क्या है बताना है आपको। तो संवहन धाराओं इसी मंडल में पाई जाती हैं, तो संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं। तो ठीक है, जो संवहन धाराएं होती है जो कि वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, ठीक है, और उसका स्थान लेने के लिए नीचे से ठंडी जो हवा है वो आती है। तो संवहनी धारा जो होती है गर्म होकर ऊपर उठना ही संवहन होता है। तो संवहनी धाराएं जो हैं इसी मंडल में पाई जाती हैं, तो पहला ठीक है। दूसरा जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में प्रभावित होती है, तो जेट स्ट्रीम भी क्षोभ मंडल में प्रभावित होती है, ये भी सही है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो ये भी बात सत्य है। इसमें सभी कथन सही है, डी आंसर ठीक है। तो इसमें जो है क्षोभ मंडल के बारे में सभी चीज सही दिया हुआ था। आठवां है कि स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। तो स्थलीय परितंत्र में जीव भार का जो पिरामिड होता है वो हमेशा ही जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, ये बात सत्य है। घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, तो ये भी सही है। जलीय परिस्थितिकी तंत्र में तालाब में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है, तो ये भी सही है। समझ रहे हैं। तो जो जलीय परिस्थितिकी तंत्र तालाब है उसमें जीव भार बायोमास का जो पिरामिड होता है उल्टा हो सकता है, मगर ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता, याद रखिए, कहीं भी ऊर्जा का पिरामिड उल्टा नहीं होता है। तो इसके तीनों कथन सत्य हैं, इसका डी आंसर सही है। सत्य कथन पूछा था, तीनों ही सत्य हैं। अगला है इनके कथनों पर विचार करना है, बताना है कि चारागाह हिल स्टेशन है और अवस्थिति है इनकी। तो बन्नी चारागाह जो होता है वो गुजरात में है, तो पहला ठीक है इसका। सही सुमिलित नहीं है पूछा है, तो बन्नी चारागाह तो गुजरात में ही है, बन्नी घास के मैदान वहीं पे है। ठीक है। बाग्याल चारागाह उत्तराखंड में, तो ये भी सही है, बाग्याल चारागाह उत्तराखंड में सत्य है। खजियार जो है सिक्किम में दिया है, तो खजियार सिक्किम में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है, एचपी में है ये, हिमाचल प्रदेश में, तो ये गलत हो गया तीसरा वाला। बाकी पहलगाम जो है जम्मू कश्मीर में, जो पहलगाम का जो अटैक हुआ था, तो वहाँ पर वो भी जो हिल स्टेशन और ये चारागाह है वो कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। तो इसका सी वाला आंसर गड़बड़ है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। तो मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है, तो ये पहला सत्य है। दूसरा है टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। तो टेलीग्राफिक पठार जो है उत्तर अटलांटिक का कटक का हिस्सा है, ये बात भी सत्य है। तीसरा है मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण कहलाता है, ये बात भी सत्य। तीनों ही इसके सत्य हैं, इसका डी आंसर सही है, तीनों ही बात मामला इसका सत्य है। अगला है लाइकेन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। तो पहला है कि ये जो है वायु प्रदूषक के जैव सूचक हैं, तो ये बात सत्य है। जो लाइकेन होते हैं वायु प्रदूषक के जैव सूचक होते हैं, क्योंकि जब लाइकेन जहाँ होते हैं और वहाँ अगर वायु प्रदूषण होता है तो सबसे पहले लाइकेन वहाँ मरना शुरू हो जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि वायु प्रदूषण हो चुका है। दूसरा, ये नगरों के समीप नहीं पाए जाते, ये बात भी सत्य है। नगरों के समीप क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो क्या होता है ज़्यादा प्रदूषण होता है, इस वजह से इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो दोनों ही कथन इसके सही है, सी आंसर सही है। प्रदूषण की वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ पे शहरों के पास, इस वजह से इसका सर्वाइवल खतरे में रहता है, तो इसलिए नहीं पाए जाते हैं। 12वां है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो अभी कथन कह रहा है धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय दिखाई देते हैं। तो धूमकेतु सिर्फ जो है सूर्य की तरफ बढ़ते हैं तभी वो दिखाई देते हैं, तो पहला सत्य है। दूसरा कारण है इसका कि सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बना देती हैं, तो ये भी बात सही है। तो ए आंसर सही है इसका, कि ए और आर दोनों सही है, और उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है आर, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं, याद रखिएगा। ठीक है। तो क्या होता है इसमें, धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है। कब निकाय है, यह पत्थर धूल बर्फ गैस के बने होते हैं। ठीक है, पत्थर धूल बर्फ गैस के बने होते हैं और छोटे खंड होते हैं, इनको पुच्छल तारा भी कहते हैं। समझ रहे हैं बात को, तो इनको पुच्छल तारा भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा धूमकेतु के बारे में। दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी कर रहा था। अगला क्वेश्चन इसमें 13 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन की पहचान करना है। तो दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। तो सत्य है, ये दंडकारण्य पठार जो है भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। जो भारत है छत्तीसगढ़ एमपी और इधर वाला क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ है, एमपी है, आंध्र प्रदेश का है, तेलंगाना का कुछ भाग है, महाराष्ट्र का कुछ भाग है, तो इसी में जो है ये इसका दंडकारण्य पठार है। ठीक है। दूसरा है इसमें कि जो मेघालय है
मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, बिल्कुल सत्य बात है। तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। तीसरा, मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। तो मालवा का पठार जो है नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, ये भी बात सही है। तो इसमें सभी कथन सत्य हैं, डी आंसर इसका सही है, याद रखिएगा। तो दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः उड़ीसा में देखेंगे आप, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में देखेंगे, जिसके बारे में मैंने बात किया है आपसे। तो वहीं पर इसका फैला हुआ है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस समूह की फसल रबी की फसल कहलाती है। तो रबी की फसल का मतलब ऐसा कि धान कटने के बाद इसकी बुआई होती है। तो जो धान कटने के बाद इसकी बुआई होगी और उसका जो उनको जो काटा जाता है, उनका कल्टीवेशन जब, तो वो कब होता है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक होता है इसमें। तो उसमें जौ, चना, मटर, सरसों ये आ सकता है। चावल नहीं आएगा। बाजरा, गेहूं, आलू, मक्का, तरबूजा, मटर, आलू, मक्का। तो मक्का इसमें नहीं आता है, मक्का अभी की फसल है। वर्तमान में मक्के भुट्टा आपको मिल रहा होगा आपके मार्केट में, तो मक्का इस समय की फसल है। तो इसमें पहला ही सही है 14वें का। रबी की फसल में आप देखेंगे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये फसलें जो हैं बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर माह में। अभी जो है धान कटेगा अक्टूबर नवंबर में, तो उसी समय ये बुआती है और मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। तो ए आंसर इसका सही है। अगुलहास बेसिन कहाँ पे है। तो अगुलहास की जलधारा अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हिंद महासागर में है। ये आंसर सही है। अगुलहास की जलधारा जो बहती है हिंद महासागर में बहती है, और यह दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में स्थित एक समुद्री बेसिन है, वहीं पे अगुलहास की धारा भी बहती है। तो हिंद महासागर में, याद रखना इतना। 16 नंबर क्वेश्चन है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन कह रहा है कि 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है। ये बात सही है। विकास इसी वजह से होता है कि वहाँ पे जो है दक्षिण में अगर जाएंगे 40 से 65 डिग्री में, तो कोई भी महाद्वीपीय विस्तार नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे सिर्फ जो है समुद्र है, तो वहाँ पे हवाओं का जो है कोई अवरोध नहीं होता। तो बहुत तेजी से वहाँ हवाएं चलती हैं, तो उसको चालीसा, चीखता, साठा, ये सब कहते हैं उसको, ठीक है। और पश्चिमी जो क्या है, क्या कहते हैं उसको, पछुआ पवनों को। तो 40 से 65 डिग्री ये दक्षिणी अक्षांशों के मध्य धरातलीय अवरोध का अभाव होता है। तो दोनों कथन सही है, उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। ए आंसर सही है इसका, ठीक है, इसीलिए अवरोध कम है, ठीक। दोनों कथन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इसमें 17 नंबर का, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथन कारण क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है। तो अभिकथन कह रहा है कि हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। तो ये बात तो सही है। कारण है कि पौधों में संचित भोज्य पदार्थ को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो दोनों कथन सही हैं और उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो ए आंसर सही है। तो हरे पौधे जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इन्हीं को जो होते हैं प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं हरे पौधे, उनको खाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि छोटे मोटे कीड़े खाएंगे, भेड़ बकरी ये सब लोग खाएंगे। अब इनका जो भोजन जो है, जितने मांसाहारी वाले लोग हैं, सर्वाहारी लोग हैं, इन्हीं को खा खा के बनते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से इन्हीं से ऊर्जा ग्रहण किया जाता है। तो दोनों कथन सही है इसमें, और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जनजाति है और भारतीय राज्य हैं कौन से। तो लाखेर है, रियांग है, अंगामी है और गद्दी है। तो गद्दी आपने सुना होगा कि गद्दी जो जनजातियां हैं हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, ठीक है। गद्दी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, याद रखिएगा। तो 4 हो गया इसका। रियांग जो जनजाति है, रियांग के बारे में त्रिपुरा में चलता है। रियांग और जो है जनजातियों के बारे में यहाँ पर लफड़ा चलता है। ब्रू जनजाति या रियांग जनजाति इनको कहते हैं, ब्रू भी कहते हैं इनको। तो कहाँ पे है, त्रिपुरा में। तो 2 हो गया। तो बी का दूसरा, डी का चौथा, बी का दूसरा, डी का चौथा, बस एक ही में है, पहला वाला सत्य इसमें। और लाखेर जो जनजाति मिजोरम में पाई जाती है, और अंगामी जनजाति जो है नागालैंड में पाई जाती है। तो 1 2 3 4 इसका सही है। इसका ए वाला आंसर ठीक है। 18 नंबर का ए आंसर सत्य है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित है, बताना है हमको। तो कटक दिया हुआ है, जो मध्य सागरी कटक होता है, तो कैसे बनता है। तो जो महासागरी प्लेट होती है, इसमें तनाव के कारण जब इसमें कटान होता है, जब टूटती हैं ये खिंचाव के कारण, कि अगर मान लीजिए ये पूरा महाद्वीपीय महासागरी प्लेट है और इसमें यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है, इस साइड खींच रहा है, और ये दूसरा जो है इस साइड, मतलब कि ये पश्चिम में, ये पूरब में प्लेट को खिंचाव हो रहा है इसमें। तो बीच में दरार जब बनती है, जब दरार बनती है तो दरारी उद्गार ज्वालामुखी का वाला जो होता है, ज्वालामुखी का दरारी उद्गार होता है, ठीक है। ये विस्फोटक नहीं होता है, मगर यहाँ से लावा निकल के इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होता है, इधर फैलता है अगल बगल, ठीक है। तो यहाँ पे विभिन्न आकृतियों का निर्माण होता है, जिसको हम कटक के रूप में जानते हैं, ठीक है। जैसे हमारा अटलांटिक महासागर में यस आकार की इस तरह की कटक है एक बहुत बड़ी, ठीक है। तो वही कटक के बारे में पूछ रहा है, महासागरी कटक के बारे में। तो कौन सा कटक कहाँ पे ये बताना है। तो विवल टॉमसन कटक अटलांटिक महासागर दिया हुआ है, ठीक है। और एम्स्टर्डम कटक जो है दिया हुआ हिंद महासागर में। सोलोमन कटक प्रशांत महासागर में। सही सुमेलित है बता रहा है। तो कौन सा सही है इसमें।
तो सभी सही सुमेलित हैं। विविल टॉमसन कटक जो है अटलांटिक महासागर में है। एम्स्टर्डम एम्स्टर्डम कटक जो है हिंद महासागर में है। और सोलोमन कटक जो है प्रशांत महासागर में। तो तीनों ही सुमेलित हैं। तो डी आंसर सही है इसका। अगला, कश्मीर की घाटी किस प्रकार के बलन का उदाहरण है? तो जो कश्मीर की घाटी है किस प्रकार का बलन हुआ होगा, यहाँ पे तो बनी होगी। तो सममित बलन नहीं हुआ है, असममित बलन भी नहीं हुआ है, ग्रीवाखंड बलन हुआ है इसमें। सी आंसर सही है। जब जब परिवलित जब परिवलित जब परिवलित जो बलित पहले से बलित जो मोड़ होते हैं कि एक भुजा टूटकर कई किलोमीटर दूर जाकर अन्य प्रकार की चट्टानों पर चढ़ जाती है, तो उसे ग्रीवाखंड कहते हैं। कश्मीर की घाटी ग्रीवाखंड का ही एक उदाहरण है। तो सी वाला इसका आंसर सही है। अगला है सौर कलंक के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। तो सौर कलंक क्या होता है? तो सौर जो सन होता है, तो कुछ ऐसी परिस्थिति आती है कि जो सन का जो कोरोना होता है, जो यहाँ से लाइट उत्सर्जित होती है, वहाँ पे ब्लैक ब्लैक ऐसे ऐसे होल बन जाते हैं और धब्बे बन जाते हैं। ठीक है। और ये स्थान जो है और अगल बगल की अपेक्षा ठंडा हो जाता है। ये जो ब्लैक बन जाते हैं, स्पॉट हो जाता है, तो वो जो है अगल बगल की तुलना में ठंडे हो जाते हैं। तो उन्हीं को हम सौर कलंक कहते हैं। तो क्या होता है सौर कलंक? तो ये सूर्य की अपेक्षा ठंडे भाग होते हैं। तो सूर्य की अपेक्षा ये ठंडे भाग होते हैं, जैसे मैंने बताया कि काला काला हो जाता है, थोड़ा ठंडा होता है। इसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही है? तो दोनों ही कथन सही है। 21वीं का सी आंसर सही है। ठीक है। सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है उन्हें ही सौर कलंक कहते हैं, कहा जाता है। सौर कलंक के संबंध में प्रसंगत जो है पहला और दूसरा दोनों ही सत्य दिया हुआ है। ठीक। अगला है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो में से किन दो देशों की सीमाओं पर स्थित है? तो ओजस डेल सलाबो जो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, किन दो देशों के बीच दोनों के बीच सीमाओं पर है ये? तो वो जो है चिली और अर्जेंटीना के बीच में है। बी आंसर इसका सही है। विश्व की सबसे ऊंची जो है ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत ओजस डेल सलाडो चिली और अर्जेंटीना की सीमाओं पर स्थित है। ठीक है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि युग्म में कौन सा सही सुमेलित है, बताना है। तो पर्वत दिया हुआ है और सर्वोच्च बिंदु दिए हुए हैं। तो एंडीज का जो सर्वोच्च बिंदु है वो कहाँ पे है? तो एंडीज का जो सर्वोच्च बिंदु है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि एंडीज का सर्वोच्च बिंदु एकांका गुहा है। तो बिल्कुल सही है। रॉकी का जो है माउंट एल्बर्ट है। ठीक है। ग्रेट डिवाइड का जो है माउंट कोसिस्को है। तो तीनों ही कथन इसका सही है। तो इसका बी वाला जो आंसर है ये सत्य है। समझ रहे हैं? तो एंडीज पर्वत का एकांका गुहा, रॉकी का है माउंटेन एल्बर्ट, और ग्रेट डिवाइडिंग का माउंट कोसिस्को। ठीक। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत नील एवं ब्लू नील नदियां अफ्रीका महाद्वीप के किस स्थान पर मिलकर संयुक्त रूप से नील नदी नाम से प्रभावित होती हैं? तो खार्तूम सूडान में, बमाको माली में, लुआंडा अल्जीरिया में, अदिस अबाबा इथोपिया में। तो कहाँ पे बनती है भाई ये? तो ये खार्तूम जो सूडान में है। खार्तूम यूपीएससी में पूछा था एक बार, खार्तूम कहाँ है? तो सूडान में है। यहीं पे जो श्वेत नील और ब्लू नील मिलके जो ग्रेट नील नदी का निर्माण करती है, जो मिस्र की वरदान कही जाती है। तो नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। इसका एक शाखा ब्लू नील टाना झील से निकलती है। तो ब्लू नील जो है वो टाना झील से निकलती है, टाना। और एक शाखा श्वेत नील विक्टोरिया झील से निकलती है। श्वेत नील एवं ब्लू नील नदियां अफ्रीका महाद्वीप के खार्तूम सूडान में है मिलकर संयुक्त रूप से नील नदी का निर्माण करती हैं और उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हैं और भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती हैं। ठीक। अगला है विश्वतीय जलवायु प्रदेश सदाबहार वनों के बारे में व्यापक विस्तार पाया जाता है क्योंकि? तो विश्वतीय जलवायु प्रदेश में सदाबहार वनों का या सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है। क्या कारण है इसका? तो विश्वतीय क्षेत्र में हर शाम को वर्षा होती है। तो इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान रहता है और इस प्रदेश में वर्ष भर संवहनी वर्षा होती है। तो उच्च तापमान का मामला भी सही है। दोनों बात इसमें सही पाई जाती है। ठीक है। तो इसका सी आंसर सही है। उच्च तापमान होता है और अधिक वर्षा भी होती है। ठीक है। तो इन वनों का विस्तार जो है विषुवत रेखा के पास 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण मध्य के मध्य होता है। तो 10 डिग्री उत्तर से लेके 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के बीच में इसका विस्तार देखा जाता है सदाबहार वर्षा वनों का। दोनों ही कथन इसके बिल्कुल सही हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में कौन से सम्मिलित हैं? तो घास भूमियाँ हैं और अवस्थिति कहाँ पे है? सिलवास है, लानोस है, पंपास है। तो इनका जो है लानोस जो है वेनेजुएला में मिलती है। लानोस जो है अर्जेंटीना और उरुग्वे दिया है। तो लानोस वेनेजुएला के सवाना घास भूमि में पाए जाते हैं। ठीक है। सिलवास जो है अमेजन घाटी में सिलवास पाया जाता है। तो पहला ठीक है, इसमें लानोस वाला गलत है। लानोस जो है आपको वेनेजुएला के सवाना घास भूमि में पाए जाते हैं, मगर इसमें उरुग्वे और अर्जेंटीना दिया इसलिए गलत है।
पंपास जो है वेनेजुएला में पाया जाता है। तो पंपास जो है अर्जेंटीना एवं उरुग्वे के शीत कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो केवल एक ही सही है इसमें, ए वाला, कि सिलवास जो है अमेजन घाटी में बढ़िया से पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्यों में से कौन सा एक सफेद भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो सफेद भालू का संरक्षण जो है किस वाले में हुआ है ये बताना है आपको। तो जलदापारा में नहीं है, घाट प्रभा में नहीं है, मरीन पार्क में नहीं है, दांची गम में। सी आंसर सही है, दांची गम। व्हाइट भालू जो है, व्हाइट बियर जिसको पोलर बियर भी कहते हैं, दांची गाम जो हमारा जो अब वो है जम्मू कश्मीर में राज्य में स्थित है वन्य जीव अभ्यारण्य, उसी में जो है सफेद भालू का संरक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है विदर्भ नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र स्थित है कहाँ पे। तो विदर्भ का जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र के सबसे दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिण के क्षेत्रों में पाया जाता है, दक्षिण पूर्व के क्षेत्रों में कह सकते हैं। तो धारावाड़ पठार के पूर्वी भाग में, दक्कन पठार के पूर्वी भाग में, सतपुड़ा पहाड़ी के पूर्वी भाग में, इनमें से कोई नहीं। तो दक्कन के पठार के पूर्वी भाग में ये पाया जाता है। ठीक, जैसे एमपी है इस तरह से मान लीजिए है, तो यहाँ महाराष्ट्र, तो इधर जो है ये जो है क्या है, तो यहाँ पे विदर्भ पाया जाता है। विदर्भ जिला है महाराष्ट्र का, याद रखिएगा, पानी की कमी है वहाँ पे। 29 नंबर क्वेश्चन है कि गोंडवाना सेल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान होता है। तो गोंडवाना में भारत को 95% कोयला प्राप्त होता है, ये बात जो है सही है। ठीक है, अगला है अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारावाड़ सेल समूह में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि गोंडवाना जो क्रम की चट्टानें हैं उसमें सबसे अधिक कोयला पाया जाता है, और लौह खनिज की बात करते हैं अगर हम, या अलौह खनिज की बात करते हैं, तो वो धारावाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें पाए जाते हैं। इसका दोनों कथन सत्य है, मगर असत्य पूछा है तो कोई भी असत्य नहीं है इसमें, तो इसका डी आंसर सही होगा। कोई भी असत्य नहीं है, ना तो एक असत्य ना तो दो असत्य है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो खनन केंद्र है और खनिज है। तो चिहुआ हुआ मैक्सिको में है भाई, चिहुआ हुआ मैक्सिको में है, चांदी की खनन होता है। ठीक है, कटंगा का पठार जो है तांबा यहाँ से निकलता है, कटंगा का पठार जायरे में है, जायरे देश अफ्रीका का कटंगा, वहां से निकलता है तांबा। पीलबरा, तो पीलबरा ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ से तांबा निकलता है, सोना दिया है, गलत है, पीलबरा से तांबा निकलता है। ठीक है, अगला है कायन्नी पठार। तो कायन्नी पठार जो म्यांमार में है, वहां से टिन निकलते, सही है। तो सी वाला गड़बड़ इसमें, कि पिलबरा का जो पठार है उसमें सोना निकलता है, ये गलत है। पिलबरा जो है ऑस्ट्रेलिया में है, या लौह अयस्क की खदानें हैं। पिलबरा जो है लौह अयस्क की खदानें हैं, लौह अयस्क। ठीक है, तो इसका जो है सी वाला मामला गड़बड़ है। मिलबरा जो है लोहे की खदान के लिए प्रसिद्ध है, पिलबरा जो ऑस्ट्रेलिया में है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है। स्थानीय भवन है और क्षेत्र है। तो काराबुरान, टेम्पोरल, लेवेंटर, सेंटा एना कौन कहाँ पे बहती है इसका बताना है। तो काराबुरान हवा जो है मध्य एशिया में चलती है, मध्य एशिया में चलती है, 3 हो गया। टेम्पोरल जो है देखेंगे आप तो मध्य अमेरिका में टेम्पोरल चलती है, 4 हो गया। लेवेंटर जो है जो स्पेन में चलती है, लेवेंटर, 1 हो गया। सेंटा एना जो है कैलिफोर्निया में बहती है, तो 2 हो गया। तो 3 4 1 2 सही है इसका, 3 4 1 2, इसका बी वाला जो आंसर है वो सत्य है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है क्या सही है। तो सूची 1 है, सूची 2 है। तो क्षुभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है। तो क्षोभ मंडल में मौसमी गतिविधियां होती हैं, पहला ठीक है। समताप मंडल में तापमान में एकाएक गिरावट होती है, ओजोन परत होती है, रेडियो का परिवर्तन होता है, तो ओजोन परत होती है। मध्य मंडल में क्या होता है, तापमान में गिरावट होती है। ठीक है, मध्य मंडल में तापमान में गिरावट आती है और मध्य सीमा का तापमान -100 डिग्री तक पहुंच जाता है, 2 हो गया। और आयन मंडल जो है रेडियो की तरंगों का परावर्तन करता है, तो 4 हो गया। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, इसका डी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल ही सत्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 33 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है क्या सही है। तो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी मेकांग है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी जो नदी है वो मेकांग नदी है, तो पहला सही है। मेकांग का डेल्टा दक्षिणी कंबोडिया में स्थित है। तो मेकांग नदी जो है दक्षिण पूर्व की सबसे लंबी नदी है, और दक्षिण सागर में वियतनाम के दक्षिण में डेल्टा गिरती है। तो वियतनाम में, कंबोडिया में नहीं, वियतनाम। दूसरा वाला गलत हो, केवल एक सही है इसमें, ए वाला आंसर सही, केवल एक ही सत्य है इसमें। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है क्या सही है। नगर दिया हुआ है और उद्योग दिया हुआ है। तो ब्रेडफोर्ड है, हमबर्ग है, सिएटल है, ओटावा है। तो देखेंगे आप तो किसके लिए कौन प्रसिद्ध है, तो ऊनी वस्त्र के लिए ब्रेडफोर्ड जो है फेमस है, 1 हो गया। और हैम्बर्ग देखेंगे तो जलयान हैम्बर्ग में बनता है, तो 2 हो गया। सिएटल में वायुयान बनता है,
ओटावा में कागज उद्योग है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ही दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 इसमें सी वाला जो आंसर है इसका ये बिल्कुल सही है। तो ये देश और ये उद्योग वाला ये पूछता है, मिलान कराता है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग इसको। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। 35 नंबर का कह रहा है कि परिस्थिति, अभिकथन कह रहा है ए कि परिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता परिस्थितिकी निकेत की विविधता पर निर्भर करती है। तो पहला सही है कि परिस्थितिकी निकेत क्या होता है, तो किसी खास प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका तथा स्थिति को दर्शाता है। इसकी जो संकल्पना है, निकेत की संकल्पना पूछता है कभी कभी किसने की थी, तो 1917 में की गई थी जेसेफ ग्रीनेल द्वारा, ठीक है। जोसेफ ग्रीनेल जोसेफ ग्रीनेल द्वारा की गई थी 1917 में, ठीक है। कारण है कि परितंत्र निकेत की विविधता जितनी कम होगी उसमें ऊर्जा प्रवाह उतना ही अधिक होगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो परितंत्र के निकेत की विविधता जितना अधिक होती है उसमें उसमें ऊर्जा प्रवाह उतना ही अधिक होता है, तो कम नहीं दिया है, अधिक होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा परिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता परिस्थितिकी निकेत की विविधता पर निर्भर करता है। निकेत की विविधता जितनी अधिक होती है परितंत्र की स्थिरता भी उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि उस परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह ज़्यादा व आहार श्रृंखला बड़ी होगी, जिससे प्रजातियों की संख्या में कम उतार चढ़ाव होगा। समझ रहे हैं बात को। तो इसी वजह से दूसरा वाला गलत है, पहला सही है कि परितंत्र निकेत की विविधता जितनी कम होती है ऊर्जा प्रवाह उतना ही कम होगा। ये भी रहता तब भी सही रहता, मगर अधिक दिया है तो इसका मतलब है कि परितंत्र निकेत की विविधता जितनी अधिक होगी उसकी ऊर्जा प्रवाह उतना ही अधिक होगा। तो इसमें सी वाला आंसर सही है, ये सही है, किंतु आर गलत है। तो परिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता जो है परिस्थितिकी निकेत की विविधता पर निर्भर करता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देश दिया हुआ है और अधीन क्षेत्र दिया हुआ है। तो स्पेन द्वारा किसको अधीन किया गया है, तो स्पेन द्वारा जो है इसका अधीन क्षेत्र जो है मार्टिनिक है, ठीक है। मार्टिनिक जो है 3 हो गया। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अधीन क्षेत्र है क्रिसमस द्वीप जो है ठीक है, 4 हो गया। फ्रांस का है सांता क्रूज, और डेनमार्क का ग्रीनलैंड है, तो 1 हो गया। 3 4 2 1 इसका सही है, 3 4 2 1 3 4 2 1 इसका डी वाला जो आंसर है वही सही है, 3 4 2 1 डी आंसर सही है इसका, ठीक है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक है। तो गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक है। तो निम्न ताप तथा निम्न वर्षा, उच्च ताप तथा मध्य वर्षा, मध्य ताप तथा मध्य वर्षा। तो मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा ही इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सी आंसर इसका सही है। तो गेहूं क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से संसार की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। समशीतोष्ण क्षेत्रों की फसल है ये, जिसे जाड़े में बोया जाता है तथा 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा तथा 20 से 25 सेंटीग्रेड जो है औसत तापमान की इसमें आवश्यकता होती है। तो मध्य तापमान और मध्य वर्षा की आवश्यकता होती है गेहूं के उत्पादन में। 38 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फसलें दिया हुआ है, क्षेत्र दिया हुआ है। तो रबर का जो खेती, कहवा की खेती, जैतून की खेती, गन्ना की खेती कहाँ कहाँ होता है। तो गन्ना की खेती कहाँ होती है बताइए। रबर तो मलेशिया में, सभी लोग जानते हैं मलेशिया में है। कहवा जो है कोलंबिया में कहवा होता है, 1 हो गया। जैतून जो है इटली में होता है, 2 हो गया। गन्ना जो है मॉरिशस में होता है, 3 हो गया। तो 4 1 2 3 सही है इसका, 4 1 2 3 डी आंसर इसका बिल्कुल सत्य है। तो याद रखिएगा रबर जो है आपको मिलेगा मलेशिया में, कहवा जो है कोलंबिया में, जैतून इटली में, और गन्ना जो है मॉरिशस में मिलता है। अगला है जैविक खेती परियोजना के तहत राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो जैविक खेती परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र की स्थापना जो है कहाँ की गई है, इसको बताना है आपको। तो गाजियाबाद में की गई है, इस बात का याद रखिएगा, डी आंसर सही है, गाजियाबाद में की गई है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके अवस्थिति के उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही व्यवस्थित करना है। तो निम्नलिखित को उनके अवस्थिति के उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से आपको दक्षिण में से नीचे आना है, लगाना है। तो हडसन की खाड़ी है, कैरेबियन सागर है, ब्यूफोर्ट सागर है, और मैक्सिको की खाड़ी है। तो बताना है आपको। तो सबसे उत्तर में अगर देखेंगे तो ब्यूफोर्ट सागर आता है, तो 3 सबसे ऊपर हो जाएगा। ब्यूफोर्ट सागर सबसे उत्तर में आता है, समझ रहे हैं बात को। फिर उसके बाद हडसन की खाड़ी आती है, 1 हो गया। फिर उसके बाद में आता है आपका मैक्सिको की खाड़ी आती है, 2 हो गया। मैक्सिको की खाड़ी 4 हो गया, और कैरेबियन सागर उसके बाद आता है, तो 2 हो गया। 3 1 4 2 सही है, 3 1 4 2 इसका डी आंसर सही है। याद रखिएगा ब्यूफोर्ट सागर सबसे उत्तर में आता है, फिर हडसन की खाड़ी आती है, फिर मैक्सिको की खाड़ी आती है, फिर कैरेबियन सी आता है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप को अलग करती है। तो ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप को अलग करने वाली हडसन की खाड़ी है, डेविस की संधि है, बेरिंग जलसंधि है, फ्लोरिडा की जलसंधि है। तो डेविस जलसंधि है, बी आंसर सही है। डेविस जलसंधि ग्रीनलैंड और बैफिन की द्वीप को अलग करता है तथा बैफिन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को जोड़ता है। तो बी आंसर इसका सही है, डेविस संधि। अगला क्वेश्चन है इसमें, कितने नंबर का क्वेश्चन है, 42 नंबर का। सूची 1 का सूची 2 से मिलाना है, बताना है कौन सा सही है। तो कोयला उत्पादन क्षेत्र है और राज्य दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कालाकोट कहाँ पे है। तो कालाकोट जम्मू कश्मीर में है, 4 आंसर सही है। बाहुर जो क्षेत्र है, बाहुर के एग्जाम में पूछा है, बाहुर पंडुचेरी में है, 2 हो गया। बरकला जो है, बरकला क्षेत्र कहाँ पे है भैया, तो बरकला केरल में है, 3 हो गया। उमरस उमरसार उमरसार जो है गुजरात में है, 1 हो गया। तो 4 2 3 1 इसका सही है, 4 2 3 1। तो ये बहुत ही बड़े उत्पादक क्षेत्र नहीं है, छोटे छोटे क्षेत्र हैं। कोयला क्षेत्र जो है गुजरात में है, पांडिचेरी, केरल और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो 4 2 3 1 इसका सही आंसर था, ए वाला जो आंसर है वो सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर सह्याद्री को 2 भागों उत्तरी एवं दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है। तो कौन सी वो रेखा है, इसको बताना है हमको। ठीक है, तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 20 डिग्री उत्तरी या 22 डिग्री उत्तरी। तो 16 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये आंसर सही है। तो ये सह्याद्री को 2 भागों में, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है। तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है सह्याद्री को 2 भागों में बांटती है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं और उत्तरी एवं दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च बिंदु जो है कालसुबाई है। उत्तरी एवं दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च बिंदु कालसुबाई है, इसको भी याद रखना है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया था, तो इसको बताना है आपको। 2014 है, 2015 है, 2016, 2017 है। तो 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया था, ए आंसर सही है इसका। 45वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कृषि के इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। तो MS स्वामीनाथन है, जोनाथन डंकन है, MS रंधावा है, GD मालिक है। GD मालिक नहीं, मलिक है। तो MS रंधावा ने लिखा है। तो MS रंधावा भारत में कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट है, सी आंसर सही है। कृषि का इतिहास, भारत में कृषि का इतिहास के लेखक MS रंधावा हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना जिसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ये हुआ था। तो 2004 में शायद ये हुआ था। ठीक है, 2004 में कि 2001 में, तो 2001 में हुआ था, 4 में नहीं। तो इसका डी आंसर सही है। 2001 में स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है परियोजना प्रारंभ हुई थी, जिसमें देश के प्रमुख 4 महानगरों को जोड़ने की बात की गई थी। तो इस तरीके से रोड है ये, दिल्ली से मुंबई दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है और कोलकाता को चेन्नई से जोड़ता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कर कूट बताना है हमको। तो उत्तर से दक्षिण जोड़ना है हमको। तो पालकोंडा है, सेवराय है, जवादी है, बेलीकुंडा है और एरीमिल्ला है। ठीक है, तो अब देखेंगे तो एरीमिल्ला जो है वो सबसे उत्तर में है। ठीक है, एरीमिल्ला है, उसके बाद आता है बेलीकुंडा, 4 हो जाएगा, बेलीकुंडा। फिर उसके बाद आता है पालकोंडा, फिर आता है जावेदी, फिर आता है आपका शिवराय की पहाड़ी। तो 5 4 1 3 2 है, 5 4 1 3 2, ये बी वाला जो आंसर है ये बिल्कुल सही है। अगर मैप में देखेंगे तो इसी क्रम में आपको मिलेगा। इंडियन मैप में जो आप फिजिकल मैप उसका देखेंगे, जहाँ पे पहाड़ियों के बारे में बताया गया है, तो इसमें ये सब पहाड़ियाँ जो है, छोटी बड़ी पहाड़ियों को उसमें दिखाया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि बाह्य मंडल पृथ्वी तल से 640 किलोमीटर से अधिक के ऊपरी भाग को कहते हैं। दूसरा है वायुमंडल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। तो दोनों ही कथन इसके सही है, सी आंसर सही है। तो वायुमंडल में विद्युत आवेशित कण की प्रधानता होती है। तो वायुमंडल पृथ्वी तल से 640 किलोमीटर से अधिक ऊपरी भाग को कहते हैं और वायुमंडल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। ठीक है, दोनों कथन सही है इसमें। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार वन के पेड़ हैं।
तो इनमें से कौन सा सदाबहार वन के पेड़ है? तो खजूर तो काट दीजिए, जिसमें खजूर तो है ही नहीं। जहाँ तीन है उसको काट देते हैं, तीन एक ही में है। रोजवुड हो गया, सिनकोना हो गया और महोगनी हो गया। तो आपको कौन सा लग रहा है, कौन सा जो है इसमें है? तो तीन तो नहीं है, एक दो चार इसमें है, बी आंसर सही है। एक दो चार, रोजवुड, सिनकोना और महोगनी के वृक्ष जो है सदाबहार वन में आते हैं। अगला है IUCN के द्वारा जारी रेड लिस्ट की लुप्त प्राय श्रेणी में एक प्रजाति को शामिल किया जाता है। कब शामिल किया जाता है? जब प्रजाति की जनसंख्या में 10 वर्षों में कमी आई हो। तो नहीं। प्रजाति का निवास क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर से कम होने का अनुमान हो गया हो। दूसरा वाला सही है। दूसरा है, तीसरा, जनसंख्या का आकार 2500 से कम हो गया हो। तो उपरोक्त में से कौन सा गलत कथन का चयन करना है हमको, ठीक है? तो पहला इसमें जो दिया, प्रजातियों की जनसंख्या में पिछले 10 वर्षों में कमी आई है, तो ठीक है, ये ऑप्शन सही था। 10 वर्षों में कमी जो आई है जनसंख्या में, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक। और IUCN द्वारा जैसे प्रजातियों का निवास क्षेत्रफल जो है 1000 वर्ग किलोमीटर से कम का अनुमान जब हो जाता है तब कहा जाता है। तो 1000 नहीं है, ठीक है, ये जो है 500 वर्ग किलोमीटर है। 500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल अगर बचा हुआ है उस श्रेणियों का, उस प्रजाति के निवास क्षेत्रफल का, तो उसको हम कहते हैं, रेड डेटा में उसको शामिल कर लेते हैं। जनसंख्या का आकार 2500 से कम हो गया हो, तो 2500 से कम अगर जनसंख्या का आकार हो गया हो तो उसको हम रेड डेटा लिस्ट के लुप्त प्राय श्रेणी में हम उसको डाल देते हैं। तो दूसरा इसका सही नहीं है, तो ए आंसर सही है। केवल दो इसका गलत है, ठीक है। उपरोक्त में से गलत कथन हमको चुना था, तो दूसरा गलत है। बाकी जो पहला है कि 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में कमी आई हो और जनसंख्या का आकार 2500 से कम हो गया हो, तो हम इसको मानेंगे। और प्रजातियों का निवास क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर से कम बचा है, तब जो होता है उनको रेड डेटा लिस्ट में लुप्त प्राय श्रेणी में हम रखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि सूची को कथन कारण वाला क्वेश्चन है, बताना है कौन सा सही है। तो अभिकथन ए कहता है कि लंबी खाद्य श्रृंखला में छोटी खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा ऊर्जा की उपलब्धता ज्यादा होती है। तो 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि लंबी जो खाद्य श्रृंखला में छोटी खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा ऊर्जा की उपलब्धता अधिक होती है। नहीं, लंबी खाद्य श्रृंखला में छोटी खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा ऊर्जा की उपलब्धता कम होती है। जो लंबी खाद्य श्रृंखला होगी तो धीरे धीरे ऊर्जा कम होने लगती है, ठीक है। एक स्टेज पे दूसरे स्टेज पे जाने पे ऊर्जा का ह्रास होता है 10%। तो ये जो है पहला वाला गड़बड़ है। दूसरा है, खाद्य श्रृंखला के एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा हस्तांतरण के दौरान 10% ऊर्जा का ही हस्तांतरण हो पाता है, ठीक है। तो ये आर वाला बिल्कुल सही है, तो ए गलत है, आर सही है, इसका डी आंसर सही है। समझ रहे बात को? तो लिंडमैन ने ये नियम दिया था, जो लिंडमैन का नियम है, लिंडामैन या लिंडमैन कह सकते हैं इसको, लिंडमैन का जो नियम, इसके अनुसार खाद्य श्रृंखला को एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा हस्तांतरण के दौरान केवल 10% ऊर्जा का ही हस्तांतरण होता है। शेष 90% ऊर्जा श्वसन, अपघटन एवं ऊष्मा के रूप में व्यर्थ हो जाती है। 10% ही बस ऊपर जा पाती है, तो इसीलिए गलत है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो उत्तर प्रदेश से कौन सी नदियां हैं? तो केन, बेतवा, सई, गंडक। गंडक और सोन जो है ये तो बिहार वाला मामला है इनका। तो आपको कौन सा लग रहा है इसमें जो है किससे? तो गंडक भी उत्तर प्रदेश के से संबंधित है, और सोन भी है, बेतवा भी है, सही भी है, केन भी है। तो हमको लग रहा है चारों ही होगा, क्योंकि जो गंडक है वो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर के क्षेत्र को प्रभावित करता है, ठीक है, गंडक। सोन जो है सोनभद्र को प्रभावित करती है। बेतवा नदी जो है ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर को प्रभावित करती है। सई नदी हरदोई के बिजवान झील से निकलती हुई जौनपुर में गोमती नदी से मिलती है। और केन नदी जो है वो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो सभी चारों हैं, डी आंसर सही है, सभी चारों। अगला क्वेश्चन है इसमें 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र वर्गीकरणों के पर विचार करना है हमको। तो पारिस्थितिकी तंत्र वर्गीकरण पर विचार करना है। तो टैगा है, उष्णकटिबंधीय सदापर्णी है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती है और टुंड्रा है। तो इन पारिस्थितिकी तंत्र वर्गीकरण में एल्बिडो मुख्य मूल्य का घटता क्रम क्या है? तो एल्बिडो क्या होता है? तो एल्बिडो होता है कि ऐसे क्षेत्र रहता है जहाँ से लाइट पड़ती है तो उसमें कितना % रिफ्लेक्ट होती है। अगर बर्फ पड़ती है तो बर्फ का एल्बिडो सर्वाधिक होता है, क्योंकि वो तुरंत ही ढेर सारी जो सनलाइट होती है उसको परावर्तित कर देती है। तो एल्बिडो के बारे में हमको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो सबसे अधिक टुंड्रा में आता है, टुंड्रा में अधिक बर्फ होता है, तो टुंड्रा का एल्बिडो सर्वाधिक होता है, 4 सबसे पहले होगा, ठीक है। फिर उसके बाद टैगा के बाद थोड़ा कम, इससे टुंड्रा से कम बर्फ टैगा में होती है, 1 होगा। फिर उसके बाद में उष्णकटिबंधीय सदापर्णी होगा या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती होगा, तो पर्णपाती वन होगा, 3 हो जाएगा। फिर से आएगा आपका उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन, ठीक है।
इनका एल्बिडो सबसे कम होता है, सदापर्णियों का सबसे एल्बिडो कम होता है, 2 हो गया। तो 4, 1, 3, 2 सही है इसका, बी वाला आंसर सही है। तो एल्बिडो का मतलब वही है कि एल्बिडो मूल्य मतलब कि कितना ये रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को। अगर अधिक जो हरी हरी पत्तियों वाला अगर पेड़ पौधे हैं तो वो लोग ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करेंगे, तो अवशोषित ज़्यादा करते हैं, तो रिफ्लेक्शन कम हो जाता है उनका, सनलाइट को दूर वापस भेजने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग अवशोषित खुद करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, बताना है हमको, असत्य है कौन सा। तो यह पूर्णतः विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित है, तो ये बात सही है, पूर्णतः विषुवत वृत्त 0 डिग्री के दक्षिण में ही अवस्थित है। इसके दक्षिण में कारपेंट्रिया की खाड़ी अवस्थित है, तो कारपेंट्रिया की खाड़ी महाद्वीप के उत्तर में अवस्थित है, दक्षिण में नहीं, इसलिए गलत है ये। इसका मध्यवर्ती भाग निम्न भूमि प्रदेश कहलाता है, तो ये बात सही है। आयर झील यहाँ अवस्थित है, तो ये भी ठीक है, आयर झील जो है ऑस्ट्रेलिया में ही अवस्थित है, तो बी वाला ही इसका गड़बड़ है। जो दक्षिण में कारपेंट्रिया की खाड़ी नहीं है, उत्तर में कारपेंट्रिया की खाड़ी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिम नदी हिमनदीय आकृति अंडाकार, लंबी, वेल बैक जैसी होती है, जिसकी दिशा हिम प्रवाह के अनुरूप होती है और सामान्यतः बोल्डर क्ले से बनी होती है, तो उसका क्या नाम होता है। तो उसका नाम जो होता है ड्रमलिन्स होता है, ठीक है, बी आंसर सही है। इसको डिटो याद कर लीजिए कि हिमनदी जो हिमानियाँ जब सरकती हैं या फिसलती हैं या हिमानियों द्वारा जो निर्मित आकृति है ड्रमलिन्स, उसमें क्या होता है, ये आकार में लंबी, वेल बैक मतलब होता है जो जो वेल मछली होती है उसकी पीठ के आकार की होती है, जिसकी दिशा जो होती है हिम प्रवाह जहाँ से हिम फैलता है उसी के प्रवाह के अनुरूप होती है। तो और जो सामान्यतः बोल्डर क्ले से बनी होती है उसको ड्रमलिन कहा जाता है, ड्रमलिन्स कहा जाता है, बी आंसर इसका सही है, ड्रमलिन्स। ठीक है, ड्रमलिन्स जो होता है बर्फीली घाटियों में पाई जाने वाली लंबी अंडाकार पहाड़ियाँ होती हैं जो बोल्डर क्ले से बनी होती हैं और बर्फ के प्रवाह की दिशा को रेखांकित करती हैं। इन आकृति को ब्लैक वेल बैक जैसी होती हैं, जिसमें एक ओर ढलान तीव्र होता है, ठीक है, और दूसरी ओर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है तीव्र। ये विशेष रूप से उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ हिमनद या ग्लेशियर फैले हुए होते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार था आकृति का। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जल अंतराल है, अवस्थिति है, तो पाक की खाड़ी जो है तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य है, तो ये सही है। डंकन पास है ग्रेट निकोबार व लिटिल निकोबार के मध्य में आता है, तो ये भी सही है। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकाय के मध्य में आता है, तो ये भी सही है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में है। 8 डिग्री चैनल को बता रहा है कि मालदीव और श्रीलंका के बीच में, तो मालदीव श्रीलंका के बीच में नहीं है, मालदीव और मिनिकाय के मध्य अवस्थित है 8 डिग्री चैनल, तो इसीलिए डी वाला गड़बड़ है। एग्जाम में कई बार पूछा यूपीएससी से लेकर और हर एग्जाम में पूछ चुका है इन दोनों को, याद रखिएगा इसको। तो 8 डिग्री चैनल कहाँ है, तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य अवस्थित है ये। बाकी सारे युग में जो ऊपर दिए हुए हैं कि डुंकन पास जो है ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नहीं पूछा था तो डी वाला सही है, यही नहीं है, बाकी सब सही था। अगला है कि अपवाह प्रतिरूप है, जैसे अपवाह प्रतिरूप नदियों का जो अपवाह होता है उसका प्रतिरूप पूछ रहा है कौन सा प्रतिरूप कैसा है और उसका उदाहरण दिया हुआ है, बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित हमको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो अभिकेंद्रीय जो अपवाह होता है अमरकंटक, अभिकेंद्रीय मतलब कि केंद्र से आके केंद्र में आके जुड़ती हैं इस तरीके से। तो अभिकेंद्रीय प्रवाह अमरकंटक पर्वत श्रृंखला के से निकलने नदियाँ अभिकेंद्रीय नहीं होती हैं, अपकेंद्रीय होती हैं, या इसको कहते हैं जैसे ये ऊंचा पर्वत होता है, यहाँ से नदियाँ चारों तरफ बहती हैं, तो इस तरह का क्षेत्र है यहाँ पे, अमरकंटक पे है, कई नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसीलिए गलत हो गया ये पहला। आरी जो प्रवाह है लोकटक झील दिया है, आरी प्रवाह, तो लोकटक झील जो दिया है आरी प्रवाह, ये गलत है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से आरी प्रवाह होता है, जो आरी प्रवाह हमने दिखाया आपको ये वाला, ये अमरकंटक का होता है, आरी प्रवाह लोकटक का नहीं है। जालीनुमा हिमालयी क्षेत्र के ऊपरी भागों में बहने वाली नदियाँ, हिमालयी क्षेत्र का ऊपरी भाग में कोई नदी नीचे बहती है, कोई इधर बहती है, कोई इसको काट रही है, कोई इधर से निकल रही है, कोई इस तरह से निकल रही है, तो जाली नुमा आकार बनाती हैं, तो उसको हम कहते हैं हिमालयी क्षेत्र में। तो तीसरा ही केवल सत्य है इसमें, तो केवल ए वाला आंसर सही है, तीसरा ही सत्य है, बाकी आर्य जो है लोकटक नहीं है, याद रखिए अमरकंटक आर्य होता है। लोकटक झील किसका उदाहरण है, तो अभिकेंद्रीय का उदाहरण है, अभिकेंद्रीय, ये लोकटक झील में ढेर सारी नदियाँ आके जुड़ती हैं, अभिकेंद्रीय का उदाहरण है लोकटक झील। आरी का उदाहरण है अमरकंटक पर्वत श्रृंखला और जालीनुमा का उदाहरण है हिमालयी क्षेत्र में क्या ऊपरी भाग में बहने वाली नदियाँ। 58 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो भारत में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो केरल है, तो क्या ये बात सही है, तो ये बात बिल्कुल सही है, सही नहीं है हमको बताना है, तो पहला वाला सत्य है।
ठीक है। दूसरा, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला संघीय क्षेत्र जो है दिल्ली है, तो ये भी बात सही है। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जो संघीय क्षेत्र है दमन एवं दीव है, तो ये भी बात सही है। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य नागालैंड को बता रहा है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो हरियाणा है। ठीक है, नागालैंड नहीं, हरियाणा है, यहाँ पे हरियाणा है। अन्य सभी सुमेलित है, डी वाला सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं इसमें। अगला है कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 59 नंबर का। कह रहा है कि अभिकथन है कि ऊर्जा पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र के परवाह किए बिना हमेशा सीधा होता है। ये बात सही है, हमेशा ऊर्जा का पिरामिड हमने पहले बताया कि हमेशा सीधा ही बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार की परवाह किए बिना ये सीधा ही बनता है हमेशा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कारण कह रहा है इसका कि प्रत्येक पोषण स्तर टॉपिक लेवल पर ऊर्जा गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है, जिससे ऊपरी स्तर पर उपयोग योग्य ऊर्जा घटती है। ये बात सही है। सबसे निचला जो बेस होता है, इस तरह से बेस में सर्वाधिक मान लो 100 ऊर्जा है, तो ऊपर इसे 10 जाएगी, फिर इसका 10% ऊपर जाएगी, फिर इसका 10% ऊपर जाएगी, धीरे धीरे 10% कम ही होता जाएगा ना। इस वजह से ये एक पिरामिड के आकार से जोड़ेंगे जब इसको, तो एक पिरामिड का आकार बनता है। इसी वजह कहता है एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल जाने पे केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है, बाकी 90% ऊर्जा हमने देखा था ऊपर श्वसन में, गर्मी में, उष्मा के, इन सब चीज़ों में वो उसका पतन हो जाता है 90% का, बाकी 10% ही ऊपर जाती है। ठीक है, तो इसका जो है दोनों कथन सही है और उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए वाला आंसर जो है 59 का सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें 60 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन से तत्वों से सल्फर वायुमंडल में पाया जाता है। तो गंधक वायुमंडल में पाया जाता है कैसे? तो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो सल्फर निकलता है, ये बात सत्य है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का जब दहन होता है तो वहां से भी सल्फर निकलता है। जैविक पदार्थों का अपघटन होता है तो हड्डियों से भी सल्फर निकलता है। चौथा, स्वावलंबी पौधों के प्रकाश संश्लेषण से कभी भी सल्फर नहीं निकलता, चौथा गलत हो गया। तो इसका बी वाला आंसर सही है, 1 2 3 सही है, चौथा वाला गलत है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि वह भूगोलवेत्ता जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था उसका नाम क्या है? तो कोलंबस नहीं था, होमर नहीं था, हेरोडोटस था। ठीक है, हेरोडोटस था, ये सी आंसर सही है। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उन्होंने नील नदी का वर्णन करते हुए डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था तथा मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था इन्होंने ही, हेरोडोटस ने। सी वाला आंसर इसका सही है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहीं भी एग्जाम में पूछ सकता है इसको, तो अच्छा याद रखिएगा। सिंधु नदी प्रणाली भारत के किस निम्नलिखित क्षेत्रों में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है। तो पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका सिंचाई के लिए निभाती है, ये बात सही है, ए वाला। बाकी जम्मू कश्मीर में अन्य नदियां भी हैं, मगर जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में मुख्य नदी सिंधु नदी ही है। तो पहला सही है इसका। तो 1960 में सिंधु जल संधि के अनुसार जो है भारत को सिंधु नदी प्रणाली द्वारा लाए गए कुल जल का लगभग 20% ही मिलता है। जो पाकिस्तान के साथ जो सिंधु समझौता हुआ था, सिंधु जल संधि हुई थी 1960 में, केवल 20% उपयोग करने की अनुमति भारत को है। यह जल मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, जो सिंध बेसिन के जल संसाधनों पर निर्भर होते हैं। काफी महत्वपूर्ण है ये। 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कारण भारत में आर्द्र भूमियों के क्षरण के प्रमुख कारण हैं? तो वेटलैंड का जो अपघटन हो रहा है, क्षरण हो रहा है, उसका कारण क्या है? कृषि विस्तार और अतिचारण। तो कृषि विस्तार और अतिचारण इसका प्रमुख कारण है। दूसरा है शहरी अतिक्रमण और रेत खनन, ये भी ठीक है। तीसरा है घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट का निस्तारण कहाँ कर रहे हैं लोग? तो वो लोग जो आर्द्र भूमियाँ, जो गड्ढे और पोखरे, तालाब, बड़े बड़े झीलें हैं, उसके अगल बगल गिरा रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका खात्मा हो रहा है। चौथा है आर्द्र भूमि क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन। तो ये तो इसको बचाने के कारण हो गए, सर्वेक्षण करें, उसका सीमांकन करें, तो इससे बचाव होता है। तो ये तो चौथा नहीं शामिल है। 1 2 3 इसका सही कारण है, उनके क्षरण का प्रमुख कारण 1 2 3 है, तो ए आंसर सही है। चौथा जो है उनके बचाव के लिए उपयोग किया जा सकता है उस तरह के काम को। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो लक्षद्वीप के बारे में बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है। तो ये द्वीप ज्वालामुखी उद्गम के हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये गलत है, क्योंकि जो लक्षद्वीप है वो कोरल से बना हुआ है। लक्षद्वीप पूरी तरह से प्रवाल या कोरल निक्षेप से बना हुआ द्वीप है, न कि ज्वालामुखी से उत्पन्न। ठीक है, मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये सही है। मिनिकॉय द्वीप जो है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, ये बात सही है। तो केवल बी वाला इसका आंसर सही है, बाकी पहला गलत है, दूसरा सही है। अगला है निम्नलिखित में से महासागरीय धाराओं पर विचार करना है। तो लेब्राडोर है, इर्मिगर की जलधारा है, वेनेजुएला की जलधारा है, ब्राजीलियन धारा है। तो ठंडी महासागरीय जलधाराएं पूछ रहा है कि ठंडी जो महासागरीय जलधाराएं हैं वो कौन सी हैं। तो आप जब लेब्राडोर जानेंगे तो लेब्राडोर से नीचे जितने जो उत्तरी गोलार्ध में जितनी जो हमारी जलधाराएं नीचे की ओर उनका मुंह रहता है, नीचे की तरफ वो आती हैं, तो वो ठंडी होती हैं। तो लेब्राडोर भी नीचे की तरफ आती है, तो ये ठंडी जलधारा है।
तो पहला सही है। इर्विंगर की जलधारा गर्म जलधारा है, ये गलत हो गया। बेनेगुएला की जलधारा ठंडी जलधारा है, ये बात सही है। तीसरी जो है पहला है और तीसरा है, दूसरा गलत है इसमें। और ब्राजीलियन धारा गर्म जलधारा, तो ये भी गलत है। तो 1-3 इसका सही आंसर होगा, ए वाला आंसर इसका सही है। लेब्राडोर धारा जो है ठंडी महासागरीय जलधारा है, जो आर्कटिक महासागर से उत्पन्न होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। बेनेगुएला भी एक ठंडी जलधारा है, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट के किनारे भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है और ध्रुवीय जल को गर्म क्षेत्रों तक ले जाती है। ठीक है। ब्राजीलियन धारा जो दक्षिण अमेरिकी के पूर्वी तट के किनारे दक्षिण की ओर बहती है, एक गर्म जलधारा है, क्योंकि दक्षिण की ओर बहेगी गर्म जलधारा रहेगी। रिमिंगल जलधारा गर्म महासागरीय जलधारा है, जो अटलांटिक महासागर के आर्कटिक महासागर की ओर प्रवाहित होती है। तो इर्विंगर की जलधारा है। तो 1-3 इसका सही आंसर है, याद रखिएगा। अगला है कोरल त्रिभुज, जिसे इसकी समृद्धि समुद्री जैव विविधता के कारण अक्सर समुद्रों का अमेजन कहा जाता है। इसमें जो कोरल त्रिभुज है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो काफी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। इसमें इंडोनेशिया भी आता है, मलेशिया भी आता है, सिंगापुर आता है, फिलीपींस आता है। तो इसमें चारों आते हैं, डी आंसर सही है। तो दुनिया का सबसे जैव विविधता वाले समुद्री क्षेत्र में से एक कोरल त्रिभुज जीवाश्म ईंधन के विस्तार से उत्पन्न गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है इसको। इस विषय में जैविक विविधता कन्वेंशन CBD में के 16वें संस्करण में सम्मेलन में COP16 में 26 अक्टूबर को जारी एक रिपोर्ट में चिंता व्यक्त की गई है। कोरल त्रिभुज, जिसे अक्सर हम समुद्रों का अमेजन कहा जाता है, एक विशाल समुद्र क्षेत्र है जो कि 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक जो भूमि है उसमें फैला हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो ये तो 4 देश ही दिया हुआ है, बाकी अन्य भी इसमें आते हैं, जिसमें इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया है, पापुआ न्यू गिनी है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, तिमोर लेस्ते है, सोलोमन द्वीप जैसे देश इसमें शामिल किए गए हैं, और छोटे छोटे आइलैंड भी इसमें हैं। तो मुख्य जो है इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, सोलोमन है, तिमोर लेस्ते है और पापुआ न्यू गिनी है। इसे सब इसमें आते हैं, शामिल हैं। तो ये जो है कोरल त्रिभुज के भाग हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जीवाणु है, कवक है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है। उपयुक्त में से कितनों का उपयोग फसल क्षति को रोकने के लिए कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है? तो किसको हम कीटनाशक के रूप में हम कर सकते हैं यूज? तो सभी चारों को कर सकते हैं, डी आंसर है। सभी चारों का यूज जो है हम कीटनाशक के रूप में कर सकते हैं। तो कीटनाशक वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग हम कीटों को नियंत्रित करने या मारने या दूर करने के लिए करते हैं, जो पौधों या पशु जीवन के लिए हानिकारक उत्पन्न करते हैं। जीवित आधारित जो कीटनाशक होते हैं, जिसमें बैसिलस थ्रियोंजेसिस, जिससे BT कॉटन बनाते हैं, वो आता है। ठीक है। और कवक आधारित कीटनाशक जिसमें माइकोइनसेक्टिसाइन, ब्यूरेकिया बेसियाना, ये सब चीज़ें जो होती हैं फफूंदी कीटनाशक होते हैं इनको। तो वायरस का भी उपयोग हम कीटनाशक के रूप में करते हैं, प्रोटोजोआ का भी करते हैं। तो इसके कई उदाहरण है, तो बस सिंपल याद रखिए, पूछेगा तो सब चारों का यूज कर सकते हैं। तो डी आंसर सही है, चारों का यूज कर सकते हैं। अगला है 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन वृक्षारोपण कृषि की विशेषताओं का सही वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन वृक्षारोपण कृषि की विशेषताओं का सही वर्णन करता है भाई? तो उसको बताना है हमको। तो इसमें छोटी भूमि धारण और कम पूंजी निवेश शामिल है? नहीं भाई, यह मुख्य रूप से विविध फसलों वाले समशीतोष्ण क्षेत्र में प्रचलित होते हैं, भी नहीं है। तीसरा है, इसके लिए बड़ी संपदा, एकल फसल विशेषज्ञता और वैज्ञानिक खेती के तरीकों की आवश्यकता होती है इसमें। तो वृक्षारोपण की एक बड़े पैमाने पर की जाने वाले व्यावसायिक कृषि होती है, तो इसलिए सी वाला इसका आंसर सही है। समझ रहे हैं बात को? इसमें विस्तृत भूमि चाहिए आपको, एकल फसल उत्पादन चाहिए, उच्च पूंजी निवेश चाहिए, वैज्ञानिक खेती के तरीके चाहिए, निर्यात केंद्रित उत्पादन होता है यहाँ पे, और सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली होनी चाहिए। बागानों से प्रसंस्करण क्षेत्र इकाइयों तक निर्यात हो और बाजार से जुड़े। समझ, जैसे फल का अगर कोई उत्पादन कर रहे हैं, जैसे केला है, तो अच्छे से उसको प्रिजर्व करने के लिए सही जो है प्रणाली का विकसित हो, सब चेन से जुड़ी हो। समझ रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज हो उसका, फिर उसको निर्यात करने के लिए अच्छे ट्रक की सुविधा हो, अच्छे कंटेनरों की सुविधा हो, ये सब चीज़ें हैं, बाजार उपलब्ध हो। तो ये बात है। तो सी वाला इसका आंसर सही है कि वृक्षारोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन सी वाला सबसे अच्छे से कर रहा है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि प्रजाति समता एक निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें पहला दिया हुआ है कि प्रजाति समता एक समुदाय में प्रजातियों के बीच आबादी के वितरण का विवरण करती है। अच्छा, तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्रजाति जो समता होती है एक समुदाय में प्रजातियों के बीच आबादी के वितरण का विवरण करती है। दूसरा है प्रजाति समृद्धि एक निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को दर्शाता है। तो दोनों ही कथन इसका सही है, सी आंसर इसका सत्य है, दोनों ही कथन सत्य है इसमें। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म दर, मृत्यु दर और आप्रवासन उपयुक्त कारणों में से कितने किसी क्षेत्र में किसी प्रजाति की जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के कारण बन सकते हैं? तो जन्म दर अधिक है,
तो वहाँ जनसंख्या घनत्व बढ़ सकता है। मृत्यु दर अगर कम है तो जनसंख्या घनत्व बढ़ सकता है, और प्रवासन अगर कम है तो वहाँ जनसंख्या घनत्व बढ़ सकता है। तो तीनों ही हो सकता है। ठीक है, 70 नंबर का जो है इसका जो है जन्म दर अगर अधिक है, अगर हम मानते हैं जन्म दर के बारे में, तो जन्म दर अधिक ही होगा, अधिक लेके चलते हैं, मृत्यु दर अधिक लेके चलते हैं और प्रवासन अधिक लेके चलते हैं। तब हम अगर सोचेंगे तो इसमें मृत्यु दर जो है इसमें शामिल नहीं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मृत्यु दर जो उसको कहते हैं कि एक निश्चित समय में कितने लोगों की मृत्यु हो जा रही है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर ज़्यादा मृत्यु दर है तो जनसंख्या घनत्व को कम कर सकती है, तो मृत्यु दर इसमें नहीं शामिल है। जन्म दर और अप्रवासन इसमें शामिल है। अप्रवासन का मतलब है कि उन व्यक्तियों की संख्या जो किसी अन्य स्थान से अपने निवास स्थान में आते हैं और यह जनसंख्या घनत्व में वृद्धि करते हैं। तो अप्रवासन, एक प्रवासन जो होता है कि एक क्षेत्र है, यहाँ से लोग प्रवास कर रहे हैं दूसरी जगह। अप्रवासन मतलब कि यहाँ पे लोग जो गए हैं वहाँ से प्रवास करके अपने क्षेत्र में आते हैं, तो इस क्षेत्र के लोग इसको कहेंगे अप्रवासन करके आए हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी को वो लोग बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 1-3 इसका सही बात है, बाकी मृत्यु दर इसमें गड़बड़ है। केवल 2 सही है, बी आंसर सही है, केवल 2। 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मानक और दिशा निर्देश तैयार करने के लिए कौन सी विनियामक संस्था जिम्मेदार है? तो भारत में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मानक और दिशा निर्देश तैयार करने के लिए कौन सी विनियामक संस्था जिम्मेदार है? तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र, संबंधित राज्यों की प्रदूषण नियंत्रण समितियां, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो भारत में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मानक और दिशा निर्देश तैयार करने के लिए कौन सी संस्था है भाई ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीपीसीबी है, सी आंसर इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं बताना है। तो राज्य है और लौह अयस्क के क्षेत्र हैं। तो कर्नाटक में बंगारकल है, उड़ीसा में पोमपाद है, झारखंड में बड़ाबूरू है, गोवा में छाबली है। तो कौन सा इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है हमको बताना है। तो इसका जो है गोवा में छाबली नहीं है, बाकी जो कर्नाटक में बंगारकल है, उड़ीसा में पोमपाद है, झारखंड में बड़ाबूरू है। ठीक है, जो छाबली है वो कहाँ, लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्रा में, छाबली आंध्रा में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक, इसलिए डी वाला इसका गलत है, बाकी सब सही है, यही सही सुमेलित नहीं है। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो कनाडा में मेपल की भूमि, कनाडा देश को उपनाम से मिलान कराना है, देश है और उपनाम दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि जो कनाडा है उसको मेपल की भूमि कहते हैं, ये बात सही है। नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि कहते हैं, भी सही है। ग्रीनलैंड को वर्फ की भूमि कहते हैं। तो वर्फ की भूमि जापान को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, वर्फ की भूमि जो है जापान को कहा जाता है, जबकि अन्य जो है सही सुमेलित इसमें है। तो वर्फ की भूमि जो है जापान को कहा जाता है, जापान। बाकी स्विट्जरलैंड को चॉकलेट की भूमि कहा जाता है। तो सी वाला आंसर से गड़बड़ है, बाकी सही उपनाम सबका सही था। अगला है सामान्यतः पर्यावरण वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किसे समाहित नहीं किया जाता? तो पर्यावरण वर्गीकरण में किसको समाहित नहीं किया जाता है? तो परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण। तो किसको नहीं शामिल किया जाता है भाई? तो इसमें जो है आप परिचालन पर्यावरण को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट और जो है बायोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है इसको शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये जो है परिचालन को नहीं शामिल करते, ये आंसर सही है। 75 नंबर क्वेश्चन है सतपूर्णा पर्वतमाला का विस्तार निम्न में से किन किन राज्यों में है? तो सतपूर्णा का विस्तार जो है मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में सतपूर्णा का विस्तार नहीं है, महाराष्ट्र में भी है, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, बिहार में है। तो 1, 3, 4, 5 है इसका, बिहार में नहीं है सर, बिहार में नहीं है। 1, 3, 4, 5 इसका सही है, तो बी आंसर सही है 75वें का, बी। सतपूर्णा पर्वतमाला जो है मध्य भारत में पहाड़ियों का एक श्रृंखला है। यह पूर्वी गुजरात के से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से होते हुए पूर्व में छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। महादेव पहाड़ी एवं मैकाल पहाड़ी श्रेणी इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं। इसी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव की पहाड़ी पर स्थित है। समझ रहे हैं बात को? तो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है। 1, 3, 4, 5, 2 और 6 नहीं है इसमें, 4 दिया हुआ है बस। 2, 6 मतलब गुजरात और बिहार शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है इसमें। ठीक, तो बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, सतपूर्णा को पूछ सकता है। अगला है निम्नलिखित देश में किन किन की सीमा कैस्पियन सागर से स्पर्श करती है? किसकी किसकी सीमा कैस्पियन सागर से स्पर्श करती है भाई? तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, अजरबैजान है, तुर्की है। तो किसकी करती है? तो तुर्कमेनिस्तान की करती है,
और अजरबैजान करती है, उज्बेकिस्तान और तुर्की की नहीं करती है। तो केवल डी आंसर सही है। याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान की सीमा कैस्पियन सागर से मिलती है। तो तुर्कमेनिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान, कजाकिस्तान, कैस्पियन सागर से लोग मिलते हैं, बाकी कोई नहीं मिलता, याद रखिएगा। तो डी आंसर सही है इसका। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। स्थान दिया हुआ है और नदी नदी दी गई है। स्थान है, नदी दी गई है। तो काला कांकर जो है बटेश्वर है, बड़हलगंज है और सुल्तानपुर है। तो बताना है कौन सी नदी की कहाँ पे है। तो काला कांकर को आप देखे होंगे, काला कांकर जो है प्रतापगढ़ में आप नाम सुने होंगे, तो गंगा नदी के तट पे है। बटेश्वर का मेला लगता है जो यमुना के तट पे लगता है, 2 हो गया। बड़हलगंज जो है गोरखपुर में आता है, बड़हलगंज सरयू नदी के तट पे है, 3 हो गया। सुल्तानपुर गोमती नदी के तट पे है, सुल्तानपुर, ठीक है, गोमती नदी के तट पे है। तो 4 2 3 1 सही है, 4 2 3 1, इसका डी वाला जो आंसर है ये सही है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि तारों में सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात 1.4 ms चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तारे के जीवन चक्र की यह अवस्था क्या कहलाती है। तो तारे में जब सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात 1.4 मिली सेकेंड या ms जो होता है चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर, मास होने पर 1.4 ms चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तारों के जीवन काल की यह अवस्था क्या कहलाती है भाई। तो न्यूट्रॉन तारा कहलाती है या पल्सर जो कहते हैं, ये आंसर सही है। रक्त दानव नहीं कहते, श्वेत बामन नहीं, काला बामन नहीं, ये आंसर सही है इसका, ठीक है। तो तारा में जो सुपरनोवा के पश्चात जो चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर जो घूमते हुए मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है अधिक वेग पाकर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं, इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। समझ रहे बात को। रक्त दानव तारा जो होता है, तारे के केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त होने पर तारे का केंद्रीय भाग संकुचित व गर्म हो जाता है, किंतु बाह्य भाग में संलयन अभिक्रिया जारी रहती है। धीरे धीरे ठंडा होकर तारा लाल रंग का दिखाई देने पड़ता है, इसे रक्त दानव कहते हैं, ठीक है। श्वेत बामन जो है, सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात यदि तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से कम होता है तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा खोकर श्वेत बामन में बदल जाता है। समझ रहे हैं बात को। तो तारे में सुपरनोवा विस्फोट के बाद जब 1.4 ms से या चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान जब हो जाता है तो वो पल्सर बन जाता है वो। मगर जब 4.1 ms या चंद्रशेखर सीमा से कम का जब उसका द्रव्यमान रहता है तो वो जो है श्वेत बामन बन जाता है। समझ रहे हैं। काला बामन होता है श्वेत बामन, और अधिक ठंडा होने पर काला बामन बन जाता है। श्वेत बामन ही, और अधिक ठंडा होता है तो वो काला बामन बन जाता है, ठीक है। तो 78 में का ये सही है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संस्थान दिया हुआ है और अवस्थिति दी हुई है। तो राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला, केंद्रीय फसल शोध संस्थान, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पे हैं। तो इसको हमको बताना है कौन कहाँ पे है। तो राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला जो है वो कहाँ पे है, पालमपुर में है, पालमपुर कांगड़ा घाटी। तो पालमपुर 4 हो गया। केंद्रीय फसल शोध संस्थान जो है वो त्रिवेंद्रम में है, ठीक है, त्रिवेंद्रम में है, 1 हो गया। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है कोलकाता में है, 2 हो गया। और केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है लखनऊ में है, 3 हो गया। तो 4 1 2 3 है, 4 1 2 3, ये बी आंसर जो इसका है वो सत्य है। इसको याद रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, 80 नंबर का। कह रहा है क्या सही है इसमें। तो अभिकथन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन जलीय अपर्दन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है। तो ये गलत है। वायु जो उत्तर प्रदेश में है, जलीय अपर्दन वायु अपर्दन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है। तो जलीय अपर्दन ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, वायु अपर्दन कम है। जलीय अपर्दन से लगभग संपूर्ण प्रदेश प्रभावित है, जबकि वायु अपर्दन से कुछ खास क्षेत्र और समयों तक ही सीमित रहता है। तो ये बात सही है दूसरा वाला। तो ये गलत है, दूसरा सही है, जिसका डी आंसर सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है। तो अमेजन वर्षा वन नहीं, टैगा वन, आर्कटिक हिमचादर, भारतीय मानसून। तो आर्कटिक हिमचादर सबसे अधिक भंगुर है, सबसे अधिक तेज पिघलता है अगर वैश्विक तापन जब होता है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां चापाकार डेल्टा बनाती हैं। चापाकार डेल्टा कौन बनाती हैं बताना है। इस तरह चापाकार डेल्टा बनाती है कौन नदी है। सीन नदी है, राइन नदी है, ओब नदी है, वांगहो नदी है। तो कौन सा नदी है चापाकार डेल्टा बनाती है भाई साहब। तो देखेंगे राइन नदी और वांगहो नदी जो है चापाकार डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। तो 82 का जो है ए आंसर सही है, 2 और 4। बाकी सीन नदी, ओब नदी ये नहीं बनाती हैं।
ठीक। तो गंगा नदी, राइन नदी, वांगहो नदी, नाइजर नदी, इरावदी नदी आदि डेल्टा, चापाकार डेल्टा इनका के उदाहरण है। जबकि सीन नदी, ओब नदी, बिचचुला नदी आदि जो है ज्वार नदमुख है या एस्चुरी बनाती हैं ये लोग। ठीक है, याद रखिएगा 2 और 4 है, बाकी जो सीन नदी है और ओब नदी एस्चुरियां बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर व्हीलर द्वीप अवस्थित है। सी आंसर इसका सही है। व्हीलर द्वीप जो है ब्राह्मणी नदी के तट पे है, जिसका वर्तमान नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह मिसाइल परीक्षण हेतु बहुत जाना जाता है। व्हीलर द्वीप अब्दुल कलाम द्वीप भी इसको कहते हैं। ये ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में है, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर उड़ीसा में, उड़ीसा में। ठीक है, सी आंसर सही है इसका। अगला 84 नंबर का क्वेश्चन है कि नगोया प्रोटोकॉल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो नगोया प्रोटोकॉल समझौता अक्टूबर 2010 में हुआ था। तो नगोया प्रोटोकॉल जो अक्टूबर 2010 में नगोया में हुआ, जापान में हुआ था, ये बात सही है। यह प्रोटोकॉल 2014 में लागू हुआ था, ये भी बात सही है। इस समझौते का उद्देश्य जंगल, कोरल रीफ और जैव विविधता की रक्षा करना है, तो ये भी बात सही है। तीनों ही कथन सही है, इसका डी आंसर सही है। नगोया प्रोटोकॉल जो है जापान के एक शहर में नगोया में सम्मेलन हुआ था, उसी में हुआ था। तो इसमें क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र के देशों ने जेनेरिक या अनुवांशिक संसाधनों की भागीदारी पर समझौता किया था। समझ रहे हैं बात को? तो अगर आप जो है किसी भी संसाधन को, किसी देश के संसाधन के अनुवांशिक का यूज करके आप उसमें संशोधन करके कुछ अगर बनाते हैं आप, तो उसका जो है प्रॉफिट उस देश को देना पड़ेगा। तो तीनों ही कथन सही है नगोया प्रोटोकॉल के। अगला है 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। तो अभिकथन दिया है और कारण दिया है, पूछ रहा है कि क्या कम है और क्या सही है इसमें। तो अभिकथन कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या अधिक है। तो पहला इसका गलत है। भारत के पश्चिमी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या अधिक है, क्योंकि वो कगार है, टूट के गिर गया है। पश्चिमी घाट जो है टूट के गिरा हुआ है, समझ रहे बात को? तो वहाँ पे ज़्यादा गहराई है और यहाँ पे जो है गाद ज़्यादा है पूर्वी घाट पे। तो पूर्वी तट कम कटा फटा है, यही बात सही है। पूर्वी जो तट है कम कटा फटा है, मगर जो भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या कम है, क्योंकि कम कटा फटा है और वहाँ पे नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या नहीं है। तो पहला गलत हो गया है, कारण सही है इसका। तो ए गलत है और आर सही है, तो इसका डी आंसर सही है। समझ रहे हैं? तो पश्चिमी घाटों पे जो है प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या अधिक है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जनजाति है और प्रदेश है। तो टोडा जनजाति, आपातानी जनजाति, कोन्याक जनजाति, गद्दी जनजाति। तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में है, टोडा। ठीक है, तमिलनाडु में टोडा हो गया। आपातानी जो है, आपातानी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, 4 हो गया। कोन्याक के बारे में हम लोग देखे हैं, कोन्याक की जनजाति नागालैंड में पाई जाती है, 2 है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में 1 है। तो 3 4 2 1 इसका सही है, 3 4 2 1 डी आंसर सही है इसका, 3 4 2 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन के बारे में बताना है कौन सा सही है। तो पहला है कि मध्य गंगा मैदान में स्थान स्थान पर गोखुर झील एवं नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग मिलते हैं, तो ये बात सत्य है। दूसरा है बाढ़ों की अधिकता निम्न गंगा मैदान की नदियों की विशेषता है। तो बाढ़ों की अधिकता निम्न गंगा मैदानों की नदियों की विशेषता है। तो मध्य गंगा मैदान का विस्तार जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार तक फैला है। यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है। यहाँ पर स्थान स्थान पर गोखुर झीलें एवं नदियों के पुराने जो प्रवाह मार्ग मिलते हैं, और बाढ़ों की अधिकता जो होती है इसी मैदान की विशेषता है। अतः जो है निम्न गंगा मैदान में बाढ़ों की विशेषता नहीं है, मध्य गंगा के मैदान में बाढ़ों की विशेषता है। इसीलिए निम्न गंगा का मैदान जो दिया ये इसीलिए गलत है। ये केवल एक ही सही है, ए आंसर सत्य है इसमें, केवल एक ही सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है कौन सा असत्य है, हमको बताना है। 88 नंबर में बताना है कौन सा जो है असत्य है। तो परीक्षा बांध बेतवा नदी पर स्थित है, तो ये सत्य है। दूसरा है बेतवा नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है, तो ये भी बात सत्य है। दोनों ही कथन सही हैं। पूछ रहा है कौन सा असत्य है, तो कोई असत्य नहीं, इसमें डी आंसर सही। न तो एक असत्य है न तो 2 असत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। बेतवा नदी का उद्गम जो है कुमरा गांव रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। यह उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर जिले से होकर यह नदी हमीरपुर के समीप जो है यमुना नदी से मिलती है। और परीक्षा बांध जो झांसी में है बेतवा नदी पर ही स्थित है। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, तो ये बात सही है। बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इस दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो ये बात सत्य नहीं है, केवल एक ही सत्य है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है नदी भारत में यांगयाप दर्रे के पास से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में अवस्थित है यांगयाप दर्रा। ठीक है, तो बोमडिला नहीं है, याद रखिएगा, दूसरा गलत है। तो केवल एक ही सही है, ए आंसर इसका सही है। अगला है समुदायों का वह
पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? तो समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको सीयर कहते हैं। ठीक है, सीयर कहा जाता है। सी आंसर सही है। परिस्थिति अनुक्रम नहीं कहते, की स्टोन समुदाय भी नहीं कहते, सामुदायिक गतिकी भी नहीं कहते, उसको सीयर कहते हैं। याद रखिएगा, समुदायों का वह पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसको सीयर कहते हैं। SERE, सीयर। ठीक है, याद रखिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो भीमा, कृष्णा और इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, भीमा है, कृष्णा है और इंद्रावती। तो इसमें जो इंद्रावती दिया है ये जो है किसकी सहायक नदी है? भीमा कृष्णा की, इंद्रावती गोदावरी की। तो भीमा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है, इंद्रावती जो गोदावरी की सहायक नदी है। कावेरी की हमको पूछा है, तो भवानी और हेमवती किसकी सहायक नदियां हैं? तो अच्छा, कौन सी सहायक नदी नहीं है पूछा है? नहीं पूछा है, यहाँ पे याद रखिए, नहीं है पूछा है। ठीक है, तो कौन सी नहीं है भैया इसमें? तो दो चार नहीं है, भीमा और इंद्रावती। तो सी आंसर सही है इसका, दो चार नहीं है। बाकी भवानी, हेमवती, हेरांगी, अमरावती, काबिनी, ये सब कावेरी की सहायक नदियां में आती हैं। ठीक है, 91 का सी आंसर सही था। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है कि सुमेलित कराना है। तो रियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। ठीक है, 3 हो गया। ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट जो आई थी तो 1987 में आई थी, 2 सितंबर 1987 में ब्रेटलैंड आई थी कि अप्रैल में आई थी? बताइए, 2 स्थान दिया तो अप्रैल में आई थी, याद रखिएगा। 4 होगा यहाँ पे, अप्रैल में ब्रेटलैंड रिपोर्ट आई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया था, 2 हो गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किसके लिए संबंधित है? तो ओजोन के लिए संबंधित है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर आने वाला है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1992। ठीक। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था? तो लिमिट टू ग्रोथ का जो प्रकाशन हुआ था 1972 में हुआ था। ठीक है, लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में हुआ था, याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, इसका डी वाला जो आंसर है बिल्कुल सही है। अच्छा टर्म दिया। ब्रेटलैंड रिपोर्ट के बारे में पूछता है कब आया था? तो अप्रैल 1987 में। लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो 1972 में। सबसे पहले लिमिट टू ग्रोथ ही प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? क्योटो प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किस? क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय से अंतर संबंधित है। ठीक है, इसको 1997 में जापान के क्योटो में अंगीकृत किया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था ये। ठीक है, तो ये वैश्विक तापन के लिए है, बायोसेफ्टी के लिए नहीं है, पहला गलत है। दूसरा, प्रोटोकॉल को दिसंबर 1997 में लागू किया गया था, तो ये भी गलत है। लागू इसको किया गया था 16 फरवरी 2005 को। डी आंसर सही है ना? तो एक सही है, तो दो से दोनों ही गलत है। किसके बारे में? तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो शहर दिया हुआ है, नदी दी गई है। तो वारसा जो है, लिस्बन है, प्राग है, लिंज है। तो कौन सी नदी पे कौन सा जो है शहर है उसको बताना है। तो वारसा जो है बिस्चुला नदी पे है, तो वारसा काफी इंपॉर्टेंट है। बिस्चुला नदी 2 हो गया। लिस्बन जो है, लिस्बन टंगस नदी पे है, टगस या टंगस कह सकते हैं इसको, 1 हो गया। प्राग जो है, प्राग एल्ब नदी पे है। ठीक है, प्राग जो है प्राग जो है एल्ब नदी की सहायक नदी बल्तावा पर स्थित है। ठीक है, उसको ही एल्ब का नाम से हम जानते हैं। प्राग एल्ब हो गया। लिंज जो है डेन्यूब नदी के तट पे है, 3 हो गया। तो 2 1 4 3 है, 2 1 4 3। इसका सी वाला जो आंसर है वो सही है। ठीक है, सी आंसर सही है इसका। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? सूची 1 का सूची 2 से मिलाना है। इसमें पर्वत क्रम दिया हुआ है, प्रकार दिया गया है। तो हिमालय, सह्याद्री, राजमहल, नीलगिरी। तो हिमालय जो है बलित पर्वत का उदाहरण है, 2 हो गया। सह्याद्री जो है भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है, 1 हो गया। राजमहल जो है, 1 मिनट, राजमहल जो है ज्वालामुखी का उदाहरण है, 4 हो गया। नीलगिरी जो है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नीलगिरी जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, 3 हो गया। तो 2 1 4 3 सही है इसका, 2 1 4 3, ये वाला इसका आंसर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर आपको राजमहल पूछता है, राजमहल की जो पहाड़ी है वह ज्वालामुखी से संबंधित है, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नीलगिरी अवशिष्ट पर्वत है। ठीक। 96 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदियां अमेजन नदी तंत्र का भाग हैं?
तो कौन सी नदी जो है अमेजन तंत्र का भाग है, अमेजन नदी तंत्र का भाग है? तो रियो निग्रो नदी, तो रियो निग्रो नदी अमेजन तंत्र का भाग है। मैग मैगडेलना नदी जो है ये भाग नहीं है इसका, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है मैगडेलेना नदी, इसका भाग नहीं है। पुटुमाओ नदी जो है इसका भाग है अमेजन का। और तापाजोस नदी जो है इसी का भाग है। तो 1, 3, 4 इसका सही है, बी वाला आंसर सही है। बाकी मैगडेलेना इसका जो है भाग नहीं है, ठीक है। तो रियो निग्रो, पाटुमाओ, ताजा जेप, जापुरा नदी, पुरुष नदी, मदिरा, जुरुआ आदि जो है अमेजन की सहायक नदियों में आती हैं। बाकी मैगडेलना नदी जो है कोलंबिया की कार्डिला ओरिएंटल पर्वत श्रृंखला से निकलकर कैरेबियन सागर में गिरने से पूर्व दलदल का निर्माण करती है ये। तो मैगडेलेना नदी जो है कोलंबिया में बहती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, काफी महत्वपूर्ण, इसके बारे में वीडियो बना के अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। एसडीजी गोल को मिलाता है। तो एसडीजी गोल 5वां जो है लैंगिक समानता पे कार्य करता है। एसडीजी 6 जो है स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल पे काम करता है, 3 हो गया। एसडीजी 7 जो है वो काम करता है सस्ती और अच्छी ऊर्जा। और एसडीजी 8 जो है सभ्य कार्य, समावेशी और आर्थिक विकास पे कार्य करता है, 8। तो 4, 3, 2, 1 इसका सही है, 4, 3, 2, 1 डी वाला आंसर जो है इसका सही है। तो एसडीजी के लिए अन्य गोल को भी हमने बताया है, आप उसको आराम से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का, कह रहा है कि बायोम के संदर्भ में निम्न कथनों पे बताना है कौन सा सत्य है। बायोम, तो यह किसी बृहद क्षेत्र के समस्त वनस्पति तथा जीवों को सम्मिलित करता है, तो पहला सही है इसमें। दूसरा है कि बायोम में वनस्पति का सर्वाधिक प्रभुत्व होता है, तो ये भी बात सही है, दोनों ही कथन सही है, इसका सी आंसर सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। भारत में जैव संसाधन सतत विकास संस्थान जो है कहाँ पे अवस्थित है, तो इम्फाल मणिपुर में अवस्थित है, ए आंसर इसका सही है, इम्फाल मणिपुर में अवस्थित है। अगला, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों में से कौन सा एक सबसे पूर्व स्थित है। निम्नलिखित में से पर्वतीय दर्रों में सबसे पूर्व में स्थित कौन सा है, तो शिव किला है, नाथुला है, बामडिला है, लिपुलेख है। तो बामडिला जो है अरुणाचल प्रदेश में है, तो बामडुला ही सबसे पूर्व में स्थित है, सी आंसर सही है। शिव किला जो है हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला जो है सिक्किम में है, लिपुलेख जो है उत्तराखंड में है, ठीक है। सबसे पूर्व में देखेंगे आप तो अरुणाचल प्रदेश में बामडिला ही है, तो सी आंसर सही है इसका। अगला है कि अन्नाईमुड़ी चोटी के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है। अन्नाईमुड़ी के बारे में पूछ रहा है कौन सा सत्य है। तो पहला, यह केरल के इडुक्की जिले में अवस्थित है, तो ये सत्य बात है। दूसरा, यह पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है, तो ये भी बात सही है। यह भारतीय उपद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी बात सही है। तो अन्नाईमुड़ी के बारे में तीनों ही बातें सत्य हैं, इसका डी आंसर सही है, तीनों ही बातें सही हैं। केरल के इडुक्की जिले में है, पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। 102 नंबर क्वेश्चन है कि तट से सागर की तरफ जाने पर निम्न क्षेत्रों को पहले से बाद के क्रम में बताना है। तो अगर हम निम्न क्षेत्रों से तट से सागर की तरफ जाने पर निम्न क्षेत्रों को पहले से बाद के क्रम में हमको लगाना है, कौन सा सही है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले अगर ये देखेंगे तट है, मान लीजिए ये हमारी भूमि है, सबसे पहले आएगा आंतरिक जल, ठीक है, सबसे पहले आएगा आंतरिक जल, तो आंतरिक जल 2 आ गया। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो आएगा आपका आधार रेखा आएगा, उसके बाद 4 आएगा आधार रेखा। आधार रेखा के आगे हम बढ़ेंगे तो प्रादेशिक समुद्री सीमा आएगी, ठीक है, प्रादेशिक समुद्री सीमा आएगी, 3 आएगा, ठीक है। और उसके बाद में जब आगे बढ़ेंगे तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आएगा, ठीक है, 5वां आएगा। फिर इसके बाद जो है उच्च सागर आता है, 1 आएगा, इसके बाद उच्च सागर आता है, 1 आता है, ठीक है। तो अब बताता हूं, जो है आंतरिक जल स्थलीय भाग और आधार रेखा के मध्य स्थित होता है। तो कि आधार रेखा चौथी है, तो स्थलीय भाग ये है, तो इसके बीच का जो भाग है दूसरा नंबर का, इतना जो दूरी है, ये जो होती है हमारा क्या आता है, तो आंतरिक जल आता है। प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है आधार रेखा, ये 4 के बाद 12 समुद्री मील तक जाता है। 12 समुद्री मील जाएंगे हम तो हमारा क्या आएगा, आधार रेखा से 12 समुद्री मील जब आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा क्या आता है, प्रादेशिक समुद्री सीमा आती है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है आधार रेखा से 200 किलोमीटर समुद्री मील तक आता है। तो जो आधार रेखा 4 जो है, ये 4 जो आधार रेखा यहाँ से 200 समुद्री माइल हम अंदर जाएंगे तो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आएगा, समझ रहे हैं आपको, अनन्य आर्थिक क्षेत्र आता है इसमें। तो इसमें जो है आपका 12 मील ये भी शामिल होता है, इसी में प्रादेशिक जो समुद्री सीमा होती है वो भी इसमें शामिल होती है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आधार रेखा से ही सबकी गणना होती है।
अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है 200 माइल में है, और उच्च सागर जो है 200 माइल के बाद, अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 माइल की मील के बाद जो सागर शुरू होता है उसको हम उच्च सागर के रूप में जानते हैं। तो इसका सी वाला आंसर सही है। 2 देखिए 2 4 3 5 1, 2 4 3 5 1 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सी। इसी से आपको पता चल जाएगा कि किस रेखा के बाद कहाँ से कौन सा शुरू होता है। तो हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया, इसको बना के आप एक बार नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 103 नंबर का क्वेश्चन है। रेशम है और प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो शहतूत रेशम का उत्पादन, ट्रॉपिकल टसर रेशम, ओक टसर रेशम, मूंगा रेशम, कौन का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, इसके बारे में बताना है। तो शहतूत रेशम का उत्पादन कर्नाटक सर्वाधिक करता है। शहतूत रेशम कर्नाटक। ट्रॉपिकल जो टसर रेशम है झारखंड सर्वाधिक करता है। ओक टसर रेशम का जो है मणिपुर सबसे अधिक करता है, और मूंगा रेशम का असम सबसे अधिक करता है। तो 2 3 4 1 सही है इसका, 2 3 4 1 इसका डी वाला जो आंसर है वो सत्य है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में या आरोही क्रम में लिखना है हमको। तो सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है? कुमायूं हिमालय है, कश्मीर हिमालय है, नेपाल हिमालय है, कौन सा हिमालय है भाई? तो सबसे बड़ा जो है कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय जिसको कहते हैं, 560 किलोमीटर का है। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय जिसको कहते हैं, ये 560 किलोमीटर का है। ठीक है, सिंध और सतलज नदी के बीच में अवस्थित है। कुमायूं हिमालय जो होता है वो सिंध या पंजाब हिमालय इसको कहते हैं, सिंध से सतलज नदी के बीच में अवस्थित है। कुमायूं हिमालय उसके बाद आता है, सॉरी इसमें जो है क्या है अनुसार बढ़ते क्रम में हमको लिखना है, सबसे नीचे लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे बड़ा जो है हमारा नेपाल हिमालय आता है, सबसे बड़ा है लंबाई की दृष्टि से अगर देखेंगे तो नेपाल हिमालय सबसे ज़्यादा बड़ा है, जो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में है। 800 किलोमीटर की दूरी है इसमें, काली नदी से तीस्ता नदी, तो सबसे बड़ा ये हो गया। नेपाल सबसे बड़ा हो गया, नेपाल हिमालय सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे नेपाल से छोटा कौन सा है? तो नेपाल से जो छोटा है 720 किलोमीटर का असम हिमालय आता है। असम हिमालय जो है तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच में आता है असम हिमालय। फिर इसके बाद आएगा आपका कश्मीर हिमालय, इससे जो बड़ा है, मतलब इससे असम हिमालय से जो छोटा है वो कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय जिसको कहते हैं, 560 किलोमीटर का है। तो कश्मीर, इससे छोटा जो है कुमायूं हिमालय आता है, 320 किलोमीटर का कुमायूं जो है सतलज और काली नदी के बीच में आता है। तो कुमायूं कश्मीर असम नेपाल, कुमायूं कश्मीर असम नेपाल, ए वाला इसका आंसर जो है ये सत्य है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, याद रखिएगा। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और झील है और राज्य है। तो समस्ता कोट्टा झील जो तमिलनाडु में है, तो समस्ता सास्थम कोट्टा झील जो है, सास्थम कोट्टा झील ये तमिलनाडु में नहीं, केरल में है। तवावोहर झील जो है मध्य प्रदेश में है, 2 हो गया। सोगमो झील जो है सिक्किम में है, ये सही है, सिक्किम में है। चेरम्बमकम झील जो है तमिलनाडु में, 1 हो गया। तो 4 2 3 1 सही है इसका, 4 2 3 1 इसका सी वाला जो आंसर है यही सत्य है। तो चेम्बरमबक्कम क्या लिखा है ये, चेम्बरमबक्कम झील जो है तमिलनाडु में है, इसका सी वाला आंसर सत्य है। भाई इसको पढ़ लीजिएगा। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और ज्वालामुखी है और देश दिया हुआ है। तब पैरिकुटन है, ताल है, ताल तो आपका फिलीपींस में, 3 यहाँ लगा दीजिए। सबनकाय जो है कहाँ है? सबनकाय जो है वो जो है पेरू में अवस्थित है, सबनकाय। 4 हो गया। काराकाटुआ मैक्सिको में है, ठीक है, कि इंडोनेशिया में है? तो काराकाटुआ जो है इंडोनेशिया में, 1 हो गया। और पैरिकुटन जो है आपका मैक्सिको में, 2 हो गया। 2 3 4 1, 2 3 4 1, डी आंसर सही है इसका। तो पैरिकुटन जो है मैक्सिको में है, ताल जो है फिलीपींस में, सबनकाया जो है पेरू में है, काराकाटुआ जो है इंडोनेशिया में है ज्वालामुखी। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 107 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम संयंत्र है और विद्युत प्राप्ति कहाँ से होती है उसकी? तो हिंडाल्को है, माल्को है, बाल्को है, नाल्को है? तो हिंडाल्को को रिहंद बांध से मिलती है कि कोरबा से मिलती है, बताइए। हिंडाल्को की रिहंद बांध से मिलती है, याद रखिएगा। 4 हो गया। माल्को को मिलती है, मेट्टूर परियोजना है माल्को पे, मेट्टूर परियोजना, 1 हो गया। बाल्को को कहाँ से मिलती है? तो बाल्को को कोरबा ताप विद्युत से मिलता है, और नाल्को को मिलता है अंगुल ताप विद्युत गृह। 4 1 2 3 इसका सही आंसर होगा। नाल्को को मिलता है 4 1 2 3, 4 1 2 3, ए वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है कि नींबू वंश के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक निम्न में से कौन सा है? तो नींबू वंश के फलों का महत्वपूर्ण प्रदायक कौन सा क्षेत्र है? तो विषुवत क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, मरुस्थल क्षेत्र है, अल्पाद्र क्षेत्र है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रसीले फलों का जो उत्पादन होता है सर्वाधिक होता है। तो बी आंसर सही है, भूमध्य की क्षेत्र
ठीक है, नींबू संतरा ये सब चीजें बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि इकोक्लाइन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। इकोक्लाइन निम्नलिखित में से किस एक के साथ संबंधित है? इकोक्लाइन, तो यह जैव विविधता संबंधी कानूनों एवं नीतियों पर एक वेब आधारित सूचना सेवा केंद्र है। इकोलेक्स है, इकोक्लाइन नहीं है, इकोलेक्स है भाई। इकोलेक्स निम्नलिखित में से किस एक के साथ संबंधित है? तो जैव विविधता संबंधी कानूनों एवं नीतियों पर एक वेब आधारित सूचना सेवा केंद्र है। वैश्विक पर्यावरण संधि है नहीं। पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाला अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। तो पहला ही इसका सही है कि इकोलेक्स जो है ये जैव विविधता संबंधी कानूनों एवं नीतियों पर एक वेब आधारित सूचना सेवा केंद्र है। अगला है 110 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऊर्जा संयंत्र है और संबंधित राज्य है। तो सही सुमेलित नहीं है हमको बताना है। 110 नंबर का क्वेश्चन है। तो पतरातू पूछा है एग्जाम में। पतरातू जो है झारखंड में, याद रखिए सही है। ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में है, ये भी सही है। ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा जो है हरियाणा में लगी हुई है। पतरातू ताप विद्युत परियोजना झारखंड में है। ठीक है, चमेरा जो है पंजाब में दिया है। चमेरा पंजाब में नहीं है, याद रखिएगा। चमेरा एक जल विद्युत संयंत्र है जो हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा हिमाचल प्रदेश में। मुंपडाल जो है तमिलनाडु में है। मुंपडाल जो है तमिलनाडु में पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा यहाँ पे है तमिलनाडु में। तो सी वाला इसका गड़बड़ है। चमेरा जो है हिमाचल प्रदेश में है, जल विद्युत परियोजना है चमेरा। अगला है मेगाडास्कर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। मेगाडास्कर के बारे में बताना है क्या सही है। तो मेगाडास्कर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा अफ्रीकी द्वीप है जो मोजाम्बिक जलसंधि द्वारा अफ्रीका की भूमि से अलग हुआ है। पहला सही है। दूसरा, मेगाडास्कर वनीला द्वीप समूह राष्ट्रों का हिस्सा है जो 6 द्वीप मेगाडास्कर, मायोटा, कोमोरोस, मॉरिशस, सेशेल्स, रीयूनियन देश का समूह है। तो ये भी बात सही है। दोनों ही कथन सत्य है इसका। तो सी आंसर सही है, दोनों ही कथन सही है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना है। नहीं है, गलत बताना है। संस्थान है और अवस्थिति है। तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है, ये बात सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देहरादून में दिया गया है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देहरादून में नहीं है, भोपाल में है। भोपाल में है। तो बी वाला ही मामला इससे गड़बड़ है। बी आंसर ही नहीं, बी नहीं है, तो कुट दिया हुआ है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है भोपाल में है। तो दूसरा गलत हो गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में है, ये भी गलत हो गया। भोपाल दिया है। ये दोनों को उलट पलट दिया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट नई दिल्ली में है, तो ये सही है। तो 1 4 तो सही है, बाकी 2 3 ये गलत है। बी वाला आंसर 2 3 यही गलत है, बाकी सब सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित एक ही युग्म है 113 में जो सही सुमेलित है, वो कौन सा है? तो सू नहर क्या करती है? तो सू नहर जो है आपको सुपीरियर झील और हयूरन झील के बीच है। ठीक है, तो ये गलत हो गया पहला। ईरी झील दे दिया है, यूरन दिया है, तो ये गलत है। सुपीरियर झील और यूरन झील के बीच है। ईरी जो नहर है सुपीरियर और मिशिगन के बीच में है, ये भी गलत है। ईरी झील और मिशिगन के बीच में है ईरी नहर। कील नहर जो है उत्तरी सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, तो ये भी गलत है। तो कील नहर है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, कील नहर। ठीक है, वेलैंड नहर ईरी को ओंटोरियो से के बीच है, ये सही है। डी वाला सत्य है इसमें कि जो वेलैंड नहर है ईरी और ओंटोरियो के बीच में अवस्थित है। अगला है 114 नंबर का, निम्नलिखित जलप्रपातों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में लिखना है। तो ऊंचाई के साथ इनको अवरोही क्रम में लिखना है, बताना है कौन सा सही है। तो सबसे जो बड़ा है वो कुंचिकल है। कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पे है, याद रखिएगा। कुंचिकल जो जलप्रपात है बराही नदी पे है, सबसे ऊंचा है 3 नंबर का। ये 455 मीटर ऊंचा है। ठीक है, वराही नदी। ठीक, उसके बाद है दूध सागर, 310 मीटर है। 310 मीटर है दूध सागर, 310 मीटर। ठीक है, कौन सी नदी है? तो दूध सागर जो है मांडवी नदी पे है, याद रखिएगा, मांडवी नदी। बाकी जो है जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात कितना है? 255 मीटर। 255 मीटर जोग जलप्रपात है। ठीक है, तो किस नदी पे है जोग? तो शरावती नदी पे है, शरावती नदी पे है, शरावती। और हुंडुरु जलप्रपात 74 मीटर है, स्वर्ण रेखा नदी पे। हुंडुरु स्वर्ण रेखा नदी पे सबसे लास्ट में आएगा ये। तो एक सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो 1 2 3 सबसे लास्ट में है, तो इसका बी आंसर सही है। 3 4 2 1 सबसे बड़ा कुंज झील है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है। 3 4 2 1 है इसका बी आंसर, इसका सही है। और स्वर्ण रेखा नदी पे है हुंडुरु जलप्रपात। अगला है निम्नलिखित कथन में विचार करना है। 115वां क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी क्रिया से मानव को होने वाले लाभों में निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं है?
तो प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व, बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति, भूतापीय ऊर्जा विस्थापन। तो विस्थापन से हमको लाभ होता है, तो यही गड़बड़ है। विस्थापन से हमको लाभ नहीं होता, डी आंसर सही। जहाँ से कोई अपना घर बना के प्रॉपर्टी बना के कोई रह रहा है, वहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हो गया तो वहाँ से विस्थापन होना पड़ेगा, जिससे मानव को हानि होती है। ठीक है, प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व है ये। बहुमूल्य खनिजों की उत्पत्ति होती है यहाँ से, और भूतापीय ऊर्जा भी मिलती है यहाँ से, तो ये सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और जनजातियों को सूची 1 से सूची 2 से मिलाना है। तो जनजाति है और उनका अधिवास क्षेत्र कहाँ है, तो बंतु है, मसाई है, फुलानी है, नूबा है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। बंतु जनजाति दक्षिणी अफ्रीका में है, बंतु जो है दक्षिणी अफ्रीका में है, 2 हो गया। मसाई जनजाति जो है पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, 2 हो गया, 3 हो गया ये। फुलानी जो जनजाति है वो पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है, 4 हो गया। नूबा जनजाति सूडान में पाई जाती है, 1 हो गया। 2 3 4 1, 2 3 4 1 जो है डी वाला आंसर इसका बिल्कुल ही सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अधिकथन और दूसरे को जैसे कारण कहा गया है। तो अभिकथन क्या है, 117 नंबर क्वेश्चन है कि खुला सागरीय बंदरगाह उसे कहते हैं जहां जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में लंगर डालते हैं। तो पहला सही है, खुले सागरीय बंदरगाह उसे कहते हैं जहां पे जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में लंगर डालते हैं। कारण क्या है कि भारत में इस प्रकार का कोई बंदरगाह नहीं है, ये गलत है। तो सी आंसर सही, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। तो खुला जो बंदरगाह है भारत में है, जो मुंबई बंदरगाह है भारत में, इस प्रकार का बंदरगाह जो है मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, इसीलिए गलत है ये वाला। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 118 नंबर क्वेश्चन है, देश है और तेल क्षेत्र है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया। तो कौन सा देश में कौन सा क्षेत्र है, तो ईरान में आप देखेंगे तो मस्जिद ए सुलेमान, ईरान में है मस्जिद ए सुलेमान। इराक में आप देखेंगे तो किरकुक है। कुवैत में बरघान है, कुवैत में बरघान तेल क्षेत्र है। और सऊदी अरब में दम्मम है। ठीक है, 4 हो गया। तो 1 2 3 4 से सही है, ए वाला आंसर इसका सत्य है। तो क्षेत्र दिए हुए हैं, तेल देश दिया, तेल क्षेत्र दिया था। अगला है जकारू। जकारू क्या है भाई साहब, तो जकारू जो है भेड़ का प्रकार नहीं है, एक प्रकार की पक्षी जो उड़ नहीं सके ये भी नहीं है, एक प्रकार की घास है ये भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र पर कार्य करने वाले लोगों को हम जकारू कहते हैं, डी आंसर सही है। जकारू जो है ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन के केंद्र पर काम करने वाले लोगों को जकारू कहा जाता है। 120 नंबर क्वेश्चन है कि अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो अभिकथन कहता है कि 2 परितंत्रों के संक्रमण क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो पहला सही है। कारण है कि इस क्षेत्र में दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों की प्रजातियों के अलावा एक अन्य नवीन प्रजाति भी पाई जाती है। तो ये भी बात सही है, दोनों कथन सही है, उसकी व्याख्या भी करती है। तो ए आंसर सही है। इसको हम इकोटोन कहते हैं, इकोलॉजिकल संक्रमण जोन इनको कहा जाता है। जैसे स्थल मंडल और जल मंडल जब मिलते हैं तो स्थलीय जीव और जलीय जीव और दोनों में रहने वाले जीव तीसरे प्रकार के हैं। दोनों ऐसे जीव जो दोनों में रहते हो, तीनों यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसीलिए कह रही है कि 2 जीवों के अलावा जो कि जल में रहता हो और थल में रहता हो, उसके अलावा एक दोनों में रहने वाला जीव भी पाया जाता है। तो ए आंसर सही है इसका, 120वें का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बेमेल युग्म का चयन करना है। तो बेमेल कौन सा नहीं है बताना है। तो वन है, प्रमुख वृक्ष है, कौन सा बेमेल है बताना है। तो मानसूनी वन में सागौन और साल के पेड़ आते हैं, पहला ठीक लग रहा है, सागौन और साल के पेड़। सदाबहार वन दिया हुआ है हेमलॉक और स्प्रूस। तो हेमलॉक और स्प्रूस जो है शीतोष्ण कोणधारी वन है, शंकुधारी वन है, ये गलत हो गया। शीतोष्ण कोणधारी वन में देवदार और चीड़ दिया, ये भी गलत है। यह वन जो है, जो कि हेमलॉक शीतोष्ण कोणधारी वन जो है 50 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर टुंड्रा और दक्षिण में पर्णपाती वनों के मध्य में पाए जाते हैं। ठीक है, ये ओक और जैतून सही है। शीतोष्ण कोणधारी वन देवदार और चीड़ है इसमें भाई, ये भी सत्य है। तो पहला सही है इसका, दूसरा सही है इसका, तीसरा गलत है, चौथा इसमें शीतोष्ण कोणधारी वन जो है देवदार और चीड़ इसमें पाए जाते हैं, सही है। तीसरा सदाबहार वर्षा वन में हेमलॉक और स्प्रूस नहीं पाए जाते हैं। हेमलॉक स्प्रूस शीतोष्ण कोणधारी वन है, ये गलत हो गया। तो केवल 3 इसमें गलत है, बी आंसर सही है, केवल 3 गलत है इसमें। अगला कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, कह रहा है तो अभिकथन कह रहा है कि पर्यावरण अवनयन या अवक्रमण की अवधारणा पर्यावरण प्रदूषण की अवधारणा से अधिक व्यापक है। तो ये बात सही है। कारण क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण मात्र मनुष्यों के कार्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में हास होता है, जब तो दोनों ही कथन सही है इसके, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ये आंसर सही है। तो पर्यावरण अवनयन या अवक्रमण की अवधारणा पर्यावरण प्रदूषण से अधिक है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण मात्र मानव के कार्यों से ही स्थानीय स्तर पर होता है, जबकि अवनयन जो होता है वो पर्यावरण में मानव और प्राकृतिक दोनों के द्वारा ये होता है।
ये स्थानीय होता है, प्रादेशिक होता है और वैश्विक स्तर पे भी पर्यावरण का अवनमन या अवक्रमण होता है, याद रखिएगा। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन मीन्स द डिग्रेडेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट एट द लोकल एरिया ओनली बाय द एक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, वेयर द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स द डिग्रेडेशन इन द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। वो स्थानीय हो सकता है या वो व्यापक भी हो सकता है, ठीक है। दोनों कथन इसमें सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, ए आंसर सही था उसका। अगला है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में विभिन्न परतों के मध्य पाए जाने वाले असंबद्धता को ऊपर से नीचे तक हमको लेके आना है। तो एक बार समझ लीजिए असंबद्धता होती क्या है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं उस कोर तक, तो जैसे कि मान लो 10 किलोमीटर चले तो 5 था, क्या बोलते हैं कि घनत्व उसका 5 था 10 किलोमीटर तक। 10 किलोमीटर पर अचानक से 7 हो गया, तो 5 के बाद 5 घनत्व था इसका, फिर 7 हो गया। तो जहां से 7 हुआ है उसी को डिसकंटिन्यूटी कहते हैं या असंबद्धता कहते हैं। असंबद्धता का मतलब होता है कि वह स्थान जहां से अचानक से ही उसके घनत्व में परिवर्तन हो गया। भूमि के अंदर, पृथ्वी के अंदर जाते समय जब घनत्व में अचानक से परिवर्तन होता है तो उसको असंबद्ध क्षेत्र कहते हैं और उसी को एक नाम दिया गया है। तो सबसे ऊपरी जो है कोनराड असंबद्धता है। सबसे पहले कोनराड आती है, कोनराड असंबद्धता, कोनराड। तो ये जो है कोनराड जो है ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में आती है, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच आता है, कोनराड हो गया। उसके बाद मोहोरोविक या मोहो असंबद्धता आती है। तो मोहो असंबद्धता जो है, मोहो जो है वो किसके बीच में आती है? तो मोहो जो है क्रस्ट और मेंटल के बीच में आता है। तो निचला क्रस्ट और मेंटल, निचला क्रस्ट और मेंटल के बीच में आता है। फिर उसके बाद रेपटी आता है, रेपटी। रेपटी जो है आपको देखेंगे तो ऊपरी मेंटल तथा निचले मेंटल के बीच में आता है, निचला मेंटल के बीच में आता है। फिर उसके बाद आता है गुटनबर्ग, गुटनबर्ग असंबद्धता आती है जिसमें मेंटल और ऊपरी क्रोड के बीच में आता है। लेह, उसके बाद आता है सबसे लास्ट में लेहमैन। लेहमैन असंबद्धता जो है ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड के बीच के में आता है, ठीक है। तो कोनार्ड, मोहो, रेपटी, गुटनबर्ग और लेहमैन, तो कौन सा है? तो कोनार्ड, मोहो, रेपटी, गुटनबर्ग, लेहमैन। तो इसका जो बी वाला भाग है वही सही है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल एग्जाम में पूछ लेता है, याद रखिएगा इसको। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न महाद्वीपों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कुल भू क्षेत्र का 1/3 है। तो ये बात सही है। अगला है केवल यूरोप ही ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है। तो ये गलत है, अमेरिका से भी गुजरता है, अमेरिका महाद्वीप से, उत्तरी अमेरिका से। तीसरा है केवल अफ्रीका ही ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है। तो ये बात सही है। तो 1 3 इसका सही आंसर है, दूसरा गलत है। तो सी वाला आंसर सही है। तो अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती है, मकर, कर्क और भूमध्य रेखा। 125 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। तो सूर्यातप जो है किसी वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत है। तो ये गलत है, ये एल्बिडो होता है, ठीक है। तो नीचे दिए गए युग्म में कौन सा सही है बताना है। तो पहला सुमेलित नहीं है। एल्बिडो क्या है? आपतित सौर विकिरण एल्बिडो नहीं होता, वो सूर्यातप होता है। तापमान व्युत्क्रम क्या होता है? तापमान के सामान्य व्यवहार में परिवर्तन को ही तापमान व्युत्क्रम कहते हैं। तो केवल सी इसका सही आंसर है। 125वें का सी आंसर सही है, याद रखिएगा। ये सूर्यातप ये है और एल्बिडो ये है, याद रखिएगा। इसीलिए बस केवल एक ही तीसरा वाला सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पठार दिया हुआ है, स्थिति दी हुई है, स्थिति दी हुई है। तो अबिसीनिया का पठार इथोपिया में है। तो अबिसीनिया का जो पठार है वो जो है इथोपिया में, ये बात सही है। पोटावर का पठार अफगानिस्तान दिया, ये गलत है। पोटावर का जो पोटावर है ना, पोटावर अफगानिस्तान में नहीं है। तसीली जो है अल्जीरिया में, ऐसा ही है। बाई जो है अंगोला में, ये भी ठीक है। तो इसे 26 नंबर का जो है पोटावर का जो पठार है वो अफगानिस्तान में ना होकर पाकिस्तान में है, याद रखिएगा, पाकिस्तान में है। बाकी अबिसीनिया का पठार सही दिया हुआ है, ठीक है। तो बी वाला ही गड़बड़ है इसमें, बी आंसर इसका सही है। अगला है कि अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। तो अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। तो पिग्मी है, तुआरेंग है, बुशमैन है, इनमें से कोई नहीं है। तो जो तुआरेंग है, तुआरेग, ये जो है मार्गदर्शक कार्य करती है, बी आंसर सही है। अफ्रीका महाद्वीप के सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति विदेशी पर्यटकों के मार्गदर्शक का कार्य करती है। कलारी मरुस्थल में पाए जाते हैं ये। और पिग्मी जनजाति का निवास स्थान कांगो बेसिन है, इसको याद रखना, कांगो में पिग्मी है। तो तुआरेग जो है पर्यटकों के लिए उनको मार्गदर्शक कार्य करते हैं। अगला 128 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के महासागरीय तल पर 2 प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब का कारण है।
तो पृथ्वी के महासागरीय तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट का जो विलंब का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन है, पृथ्वी का परिक्रमण है, चंद्रमा का घूर्णन है, चंद्रमा का परिक्रमण है। तो किस कारण से ऐसा होता है भाई? तो पृथ्वी का घूर्णन है और चंद्रमा का परिक्रमण है। ठीक है, 1 और 4 इसका सही आंसर है, डी आंसर सही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। चंद्रमा अपनी दूरी पर चक्कर लगाने हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। परिणाम स्वरूप ज्वार केंद्र से चंद्रमा आगे निकल जाता है। परिमाण स्वरूप जो है ज्वार केंद्र से चंद्रमा जो है आगे निकल जाता है। जो ज्वार केंद्र को चंद्रमा के बराबर पहुंचाने के लिए 52 मिनट का समय लगता है। उसीलिए जो है जो प्रत्येक दो ज्वार के मध्य में 52 मिनट का जो है विलंब आता है, याद रखिएगा। 134 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित है? तो जो 128 नंबर क्वेश्चन है इसमें याद रखिएगा कि पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का प्रकीर्णन, ये दोनों ही परिक्रमण दोनों ही इसमें आता है, याद रखिएगा। पृथ्वी का परिक्रमण और चंद्रमा घूर्णन इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सॉरी, सही सुमेलित है पूछा है। तो गोदावरी नदी की बीमा है, कृष्णा की सहायक नदी है बीमा, कृष्णा की सहायक नदी। ठीक है, गलत हो गया ये। कृष्णा की इंद्रावती दी हुई है, तो कृष्णा का जो दिया है इंद्रावती, ये भी गलत है। कृष्णा की बीमा है। और गंगा की बनास दी हुई है, बनास गंगा की सहायक नदी नहीं है। महानदी जो है तेल नदी इसकी सहायक नदी है, तो डी वाला सही है। महानदी की सहायक नदी तेल नदी है, ये बात सही है, डी सही सुमेलित है। बाकी इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है, बीमा कृष्णा की सहायक नदी है, और बनास जो है चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, बनाल चंबल की सहायक नदी है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 130 नंबर क्वेश्चन है। नदियां हैं और उद्गम क्षेत्र है, तो डेन्यूब जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, जर्मनी से, ये बात सही है। ब्लू नाइल जो विक्टोरिया झील से निकलती है, ये गलत है। जो ब्लू नाइल नदी है उद्गम क्षेत्र इसका ताना झील है, अभी देखे थे, ताना झील या ताना झील है ये। जो श्वेत नाइल है उसका झील जो विक्टोरिया से है। ठीक है, दोनों मिलती हैं जब, तो वो नील नदी बनाती हैं। कहाँ मिलती हैं ये, इसके बारे में ऊपर हमने बताया है। कहाँ मिलती हैं इसको कमेंट करके बताइएगा अगर सीरियसली देख रहे हैं तो। मिसिसिपी जो है इटास्का झील से निकलती है। ठीक है, मिसिसिपी जो है इटास्का झील से निकलती है। ठीक है, यांगटीसी नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलती है, तो बी वाला ही सही सुमेलित नहीं है इसमें। ठीक है, तो तिब्बत के पठार से निकलती है, ये बात सही है, बी वाला आंसर सही है इसका। अगला 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या पिरामिड में जीवों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है, उनका आकार को नहीं। पूछ रहा है कूट की सहायता से सत्य कथनों का चयन करना है। तो जो संख्या पिरामिड में जीवों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है, उनके आकार को नहीं, तो ये बात सही है, पहला ठीक है इसमें। दूसरा है कि संख्या व ऊर्जा पिरामिड आहार श्रृंखला के आधार पर सीधे अथवा उल्टे हो सकते हैं, तो ऊर्जा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो केवल एक ही सही है, ए वाला, बाकी दूसरा वाला गलत है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि इस देश में बेका घाटी अवस्थित है जो सेब उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है। दूसरा है कि यह पश्चिमी एशिया में ईसाइयों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो वो जॉर्डन नहीं है, फिलिस्तीन नहीं है, इजराइल नहीं है, लेबनान है, ये डी ऐसा सही है, लेबनान है। 132 का जो क्वेश्चन है वो लेबनान से संबंधित है। इसे मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, लेबनान को। अगला 133 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें दिवस दिया हुआ है और उसका बारे में बताया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, एक हो गया। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, ये ठीक हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो 16 नवंबर को मनाया जाता है, तो ये भी सही है। विश्व शौचालय दिवस जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है, तो ये भी सही है। 1 2 3 4 से सही है, ए आंसर ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 नई दिल्ली में हुआ है, पूछ रहा है, तो बात सही है। जीआई एंड बियॉन्ड शिखर सम्मेलन जयपुर में हुआ है, ये भी सही है। ठीक है, जीआई एंड बियॉन्ड शिखर सम्मेलन जयपुर में नहीं हुआ भाई, जयपुर में नहीं होकर ये नई दिल्ली में हुआ है, 2024 में नई दिल्ली में हुआ है, ये गलत हो गया। दूसरा वाला वैश्विक खाद्य सुरक्षा सम्मेलन अबू धाबी में हुआ है, तो ये ठीक है। तो इसका बी वाला गड़बड़ है, सही नहीं है, बी वाला ही। अगला है नवंबर 2024 में मसातो कांडा एशिया विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। वह किस देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्यरत थे? तो मतासो कांडा जो है जापान के, दक्षिण कोरिया के, फिलीपींस, थाईलैंड के, कहाँ के हैं भाई ये बताइए?
तो ये जो हैं जापान के हैं, मतासो कांडा, ए आंसर सही है, जापान के हैं। अगला 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2024 में आयोजित अग्नि वॉरियर 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यह भारत एवं सिंगापुर में सशस्त्र बलों के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास है, ये बात सही है। इसका आयोजन देवलाली महाराष्ट्र में किया गया था, ये भी बात सही है। दोनों ही कथन सही है, इसका सी आंसर सही है। अग्नि वॉरियर में भारत और सिंगापुर के सशस्त्र बलों के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास था। इसका आयोजन जो है देववाली महाराष्ट्र में हुआ है, दोनों सत्य है। 137 नंबर क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में आयोजित किस शिखर सम्मेलन में भूखमरी और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की शुरुआत हुई है? तो किस शिखर सम्मेलन में भूखमरी और गरीबी के खिलाफ वैश्विक शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई है, वो कौन सा है? तो G20 शिखर सम्मेलन, ए इसका आंसर सही है। ठीक है, तो G20 शिखर सम्मेलन में भूखमरी और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की गई है। यह सम्मेलन ब्राजील में हुआ था, G20 ब्राजील में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 19वें G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, तो कूट की सहायता से उत्तर को बताना है हमको। तो पहला कि नवंबर 2024 में इस सम्मेलन का आयोजन जो है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ है, ये सही है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया, ये गलत है। एस जयशंकर ने नहीं किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आगामी 20वां शिखर सम्मेलन 2025 दक्षिण अफ्रीका में होगा, तो ये बात भी सही है। तो 1-3 सही है, इसका सी वाला आंसर सही है। 1-3 सही है, दक्षिण अफ्रीका में होगा इसका सम्मेलन आगामी 2025 में। अगला निम्नलिखित कथनों विचार करना है। तो मिस यूनिवर्स 2024 सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन नवंबर 2024 में मैक्सिको में संपन्न हुआ, तो ये बात सही है। डेनमार्क की विक्टोरिया कायर थिलविंग ने यह प्रतियोगिता जीती, ये बात भी सही है। तीसरा, भारत की तरफ से रिया सिंघा ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, तो ये भी बात सही है। तीनों ही सही है, डी आंसर सही है। तो मिस यूनिवर्स 2024 का जो विजेता है डेनमार्क की विक्टोरिया कायर थिलविंग है। ठीक है, तो याद रखिएगा डी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को थाईलैंड का मानक पर्यटक सलाहकार और ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सोनू सूद को चुना गया है, सी आंसर सही है। सोनू सूद को चुना गया है इसमें। अगला है कि नवंबर 2024 में वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 का जो है अबू धाबी में हुआ है, यूएई में, बी आंसर सही है, यूएई में हुआ है। अगला है इसमें कि नवंबर 2024 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है कि सूचकांक संयुक्त यूएनईपी द्वारा जारी किया गया था, ये बात सही है। इस सूचकांक किसने जारी किया है? 142 नंबर का, ये पहला सही है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान डेनमार्क को मिला है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। तो ये जो है असत्य कथन पूछा है, तो असत्य कथन पहला सत्य कथन है, ये सही है। ठीक है, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है वो जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एक्शन नेटवर्क द्वारा ये इसको एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा इसको संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। तो यूएनईपी द्वारा नहीं किया जाता है, गलत हो गया पहला, तो गलत ही पूछा है, तो सी वाला आंसर इसका सही है। बाकी इस सूचकांक में शीर्ष स्थान डेनमार्क का रहा है, बात सही है। भारत इस सूचकांक में 10वें स्थान पर रहा है, तो ये भी बात सही है। तो 2-3 तो सही है इसमें, और गलत पूछा है तो गलत इसका केवल एक है जो कि यूएनईपी द्वारा जारी किया गया है, ये गलत है। अगला है कि नवंबर 2024 के संजय मूर्ति ने निम्नलिखित में से किस पद का पदभार संभाला है? तो संजय मूर्ति ने कौन सा पदभार संभाल लिया भाई? तो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जो संभाला है, डी आंसर सही है, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। अगला है संजय मल्होत्रा व्यक्ति है और नियुक्ति है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 144 नंबर क्वेश्चन है। संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर जनरल बने आरबीआई के, ये बात सही है। हरमीत ढिल्लो जो बनी है सहायक अटॉर्नी जनरल बनी है यूएसए में। फ्रेकोइस बायरू प्रधानमंत्री बने फ्रांस के, फ्रोकेइस बायरू। ठीक है, और नेटुम्बो नांदी नदैतवा ये प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी नामीबिया की। नटम्बो नांदी नदैतवा जो नामीबिया की पहली जो है महिला राष्ट्रपति बनी है। तो 1, 2, 3, 4 इसका सही है, ए वाला आंसर इसका सत्य है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि नवंबर 2024 में संपन्न 29वें जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP29 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आयोजन बाकू अजरबैजान में हुआ था, ये बात सही है। इस सम्मेलन के उद्देश्य में वर्ष 2050 में तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना था, इसका सम्मेलन का उद्देश्य था। 30वें सम्मेलन COP30 का आयोजन ब्राजील में होगा, ये भी बात सही है। तीनों ही कथन सही है, डी आंसर सही है इसका। 145वें का तीनों ही सत्य हैं, तीनों सही हैं, इसका डी आंसर सही है। अगला है
नवंबर 2024 में निम्नलिखित देशों में से किस एक में लगभग 40 वर्षों में पहली राष्ट्रव्यापी जनगणना आयोजित की गई? तो 40 वर्षों में पहली बार नवंबर 2024 में किस देश में राष्ट्रव्यापी जनगणना आयोजित की गई? ईरान में, इराक में, लेबनान में, सऊदी अरबिया में। तो कहाँ पे की गई भाई? तो इराक में की गई है। बी आंसर सही है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताना है नवंबर 2024 में इसरो द्वारा लेह लद्दाख में देश का पहला एनालॉग अंतर्राष्ट्रीय मिशन प्रक्षेपित किया गया। इसका उद्देश्य अंतर्ग्रही आवास के भीतर जीवन का अनुकरण करना है। तो दोनों ही कथन इसके सही हैं। सी आंसर सही है। तो नवंबर 2024 में इसरो ने द्वारा लेह लद्दाख में देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन प्रेषित किया गया। इसका उद्देश्य है अंतर्ग्रही आवास के भीतर जीवन का अनुकरण करना, इसका लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर का, युद्धाभ्यास है और संबंधित देश है, तो कौन सा सुमेलित है बताना है इसमें। तो विमबैक्स है भारत वियतनाम के बीच में है। विमबैक्स भारत वियतनाम के संबंध में सही है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में, ये भी सत्य है। ठीक है। बाकी सी विजिल जो है भारत मलेशिया के बीच नहीं है। सी विजिल जो है भारत और भारतीय नौसेना द्वारा किया जाने वाला द्विवर्षीय तटीय रक्षा अभ्यास है। तो भारतीय सेना द्वारा बस किया जाता है। भारतीय नौसेना द्वारा तटीय रक्षा अभ्यास है जो 2 वर्ष में एक बार होता है, सी विजिल। तीसरा गलत है, तो 1 2 ही सही है इसका। ए वाला आंसर इसका सत्य है। अगला 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बात सही है। इन्हें यह पुस्तक इनके अंग्रेजी उपन्यास आर्बिटल के लिए प्रदान किया जा रहा है। तो दोनों ही कथन इसके सही हैं। सी आंसर सही है। आर्बिटल के लिए इनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये बात सत्य है। अगला है निम्नलिखित में से किन्हें नवंबर 2024 में उद्योग व्यापार जगत के प्रमुख संगठन फिक्की के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं। ये वाला आंसर इसका सही है। ठीक है। तो ये 150 क्वेश्चन हमने देख लिया है। तो इसका तीसरा टेस्ट ये खत्म हुआ। ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में किसी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।